हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो 1928 के बाद जो है वो नई दिशा की तरफ जाएगा। 1922 से लेकर के 28 तक का जो पीरियड है वो थोड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। हम देखेंगे कि हाउ द लेफ्ट मूवमेंट हैड स्टार्टेड, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। इनिशियल पीरियड में हमने देखा था कैसे कानपुर में बोल्शेविक केस हुआ था, हमने देखा था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, है ना। इसके अलावा पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस भी हम देख चुके हैं। हमने देखा था कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी एम एन रॉय के द्वारा, ये चीज़ हम देख चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा कि कैसे साइमन भी एक पर्सनैलिटी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, और कैसे साइमन कमीशन के बाद हमने देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर थोड़ा जोश आ गया था, क्योंकि साइमन के आगमन से पहले हम लोग थोड़ा थक चुके थे। थकने का मतलब है कि उतनी एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का रिवाइवल हुआ साइमन के आने के कारण। इस रिवाइवल के दौरान ऑलमोस्ट सब की सब पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इन्होंने ही प्लान किया था कि हम इसका जो है प्रोटेस्ट करेंगे। एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत होती है। एंटी साइमन मूवमेंट लॉन्च किया गया बिकॉज हम चाहते थे कि हम लोग इसका बॉयकॉट करें। तो अब अगर हम बात करें कि साइमन क्यों भारत के अंदर आया था, ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर ही, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखा था कि उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे होंगे उसको लेकर के एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। किसको लेकर के? भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे होंगे उसको लेकर के 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाए, ऐसा कहा गया था इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। दूसरी बात साथ में ये भी थी कि इंग्लैंड के अंदर उस पीरियड में नॉर्मली क्या था कि दो ही पार्टीज़ की सरकार होती थी, या तो कंजर्वेटिव्स या लिबरल्स। लिबरल्स भी हम कह सकते हैं एक तरह से कंजर्वेटिव ही थे, बस वो थोड़े लेस कंजर्वेटिव थे, है ना। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे थे। पर अब इंग्लैंड में हम देखेंगे कि एक तीसरी फोर्स निकल कर के आई, जिसे हम लोग कहेंगे लेबर पार्टी के रूप में। इंग्लैंड में एक तीसरी फोर्स निकल कर के आएगी, ओके। तो ये लेबर पार्टी उभर करके आ रही थी वहाँ पर एक नई ताकत के रूप में। तो इंग्लैंड के जो शासक थे उस पीरियड के अंदर, यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े लोग थे, तो उन्हें इस बात का डर था कि लेबर पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो उनका मानना था कि अगर लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो भारत के मुद्दे को वो बिगाड़ देगी। तो इस बैकग्राउंड के अंदर कंजर्वेटिव्स ने डिसाइड किया कि 1927 के एंड में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 10 साल अगर हम देखें, 10 साल के बाद तो ऐसे 1929 में होने थे 10 साल पूरे, और तब जाके स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाना चाहिए था। पर 1929 की जगह हम देखेंगे ये अपने चुनाव हारने की डर से 1927 में ही जो है साइमन कमीशन की स्थापना कर देंगे। नवंबर दिसंबर 1927 के पीरियड के आसपास ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भेज रहे हैं, क्योंकि इनको डर था कि इंग्लैंड में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस होने के कारण हो सकता है वो चुनाव हार जाएं। और साथ ही साथ इस पीरियड में लेबर पार्टी की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ रही थी। पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ रही थी उनकी क्योंकि कैपिटलिज्म का फेलियर हमें देखने को मिल रहा था इस पीरियड में दुनिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था इस पीरियड में, है ना। 1928-29 के पीरियड में अमेरिका में भी ग्रेट डिप्रेशन आया था। पूरे अमेरिका के अंदर इकोनॉमी टूटी पड़ी थी, है ना। वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर इस सब का इम्पैक्ट हो रहा था। तो एक तरफ हम देखेंगे जहाँ कैपिटलिज्म खतरे में है, तो वहाँ वहाँ सोशलिज्म जो है वो उभर करके आएगा। तो वहाँ पे लोग इंग्लैंड में भी इसका सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिज्म का। तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने डिसाइड किया कि लेट अस डू समथिंग, हम भारत के अंदर कुछ करते हैं। द कंजर्वेटिव्स डिसाइडेड टू ब्रिंग द साइमन कमीशन। इनकी जो इमीडिएट गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1927 में ही साइमन को भेज देंगे। तो इन्होंने साइमन कमीशन की रचना की। टोटल 7 लोगों को बिठाया गया साइमन के अलावा। तो ये सब के सब गोरे लोग थे, है ना। तो इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन में।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस इंडियन मेंबर ना होने की जस्टिफिकेशन ये दी कि देखो भाई, इंडियन एमपीज़ यहाँ पर हैं, है ना। आपके इंडियंस जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल के अंदर भी बैठे हुए हैं, आप लोग वॉइस रॉय की काउंसिल के अंदर भी बैठे हो, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर यू टू हैव रिप्रेजेंटेशन इनटू साइमन कमीशन। तो फॉर एग्जांपल उस पीरियड में एसपी सिन्हा वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो इस टाइप का आर्ग्यूमेंट दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इस बेसिस के रूप में डिक्लेरेशन ऑफ द साइमन कमीशन केम, और इसके अगेंस्ट हम देखेंगे एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो द डिक्लेरेशन केम इन नवंबर 1927, ओके, and immediately after the declaration was made, the Indian political parties decided to boycott this, ठीक है, they decided to boycott it. This included the Congress, this included the Muslim League, this included the Hindu Mahasabha, है ना। तो we can also see the liberals who were normally always supporting the government, they were also like कि हम तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। So this included the capital class also, this included the industrial class of India also, है ना। Industrial class of this country, they were also not happy with the things were being conducted. So for the very first time, the Muslim League is also in the same platform like the Congress, है ना। There were actually two groups within the Muslim League. एक जो ग्रुप हुआ करता था जिन्ना वाला, ठीक है। तो जिन्ना वाला जो मुस्लिम लीग का ग्रुप था, that was supporting the anti-Simon movement. There was one another group within the Muslim League, they were not supporting the anti-Simon movement. तो हम देखेंगे कि 1927-28 तक आते आते anti-Simon movement had already converged into different political parties having a common goal, ठीक है। पर इस पीरियड में जो चीज़ हम देखेंगे कि एक जस्टिस पार्टी नाम की जो पार्टी थी, it was the only political party at that time which was caring for their own needs and the justice party। और एक हमने देखा इसके अलावा मुस्लिम लीग का एक सेक्शन, वो लोगों का ओपिनियन ये था कि वी शुड एक्चुअली सपोर्ट द गवर्नमेंट इन दिस, है ना। तो मुस्लिम लीग हैड सेशन इन दिल्ली, 1927 में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ दिल्ली में। तो इस सेशन के अंदर इन्होंने एक मैनिफेस्टो क्रिएट किया साइमन कमीशन के लिए, और इन्होंने इसको नाम दिया दिल्ली प्रपोजल, ठीक है। इन्होंने इस मैनिफेस्टो को नाम दिया दिल्ली प्रपोजल। दे सेड कि अगर भविष्य में हमारी कोई भी बात होगी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ प्रपोजल। सेम वे इसी तरह हम देखेंगे कांग्रेस का भी एक सेशन होगा मद्रास के अंदर, ठीक है। और मद्रास में जो कांग्रेस का सेशन होगा ये आपका दिसंबर 1927 के पीरियड में होगा। इन मद्रास इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस केम विद अ प्रपोजल एंड ही सेड दैट वी शुड इमीडिएटली डिमांड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमको अभी पूर्ण स्वराज की तरफ जाना चाहिए। बट एट दैट टाइम गांधी सेड कि नो, वी शुड नॉट गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी शुड वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जो प्रपोजल था इट वाज स्ट्राइक डाउन बाय गांधी। तो कांग्रेस डिसाइडेड वी विल बी गोइंग इन टू एन एंटी साइमन मूवमेंट, दैट इज़ वेरी मच श्योर। तो एक एंटी साइमन मूवमेंट की नींव रखी जाती है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो भारत के अलग अलग विस्तार के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे इंक्लूडिंग हिंदू महासभा, ये सब लोग एंटी साइमन मूवमेंट के लिए तैयार थे। तो हम देखेंगे कि बाय फेबररी जो है, बाय फेबररी 19 लेट मी जस्ट चेक इट, ओके, बाय फेबररी 1928, ठीक है। एक तो ये होगा कि जब साइमन इंडिया में आएगा अपनी फर्स्ट विज़िट में, उस टाइम तक साइमन के आने की फर्स्ट विज़िट तक जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी साइमन के अगेंस्ट थी ये अपने आप को कन्वर्ज करेंगी। दे विल कन्वर्ज देम सेल्फ इनटू एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ओके। ये अपने आप को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ज करेंगे। तो होता क्या है कि जब
फरवरी 1928 के पीरियड तक, ठीक है, फरवरी 1928 के पीरियड के अंदर साइमन की भारत के अंदर विजिट होगी, तब भारत के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी होती है। तो अब ये क्यों हुई थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस? क्योंकि बिकॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रियलाइज्ड कि ब्रिंगिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स अगेंस्ट द साइमन कमीशन विल नॉट वर्क आउट। इससे पहले भी हमने ट्राई किया था पर कुछ मिला नहीं हमें, है ना। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये सब एक साथ हो जाएंगे। तो इस समय ब्रिटेन का साथ में क्या बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत के लिए, है ना, उसका नाम था बर्कन हेड, ठीक है, बर्कन हेड था इसका नाम। इसने जो है इंडियंस को चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारी औकात है तो तुम अपना संविधान बना कर के दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसका कहना था कि औकात है तो अपना संविधान खुद बना के दिखाओ, है ना। हम आप लोगों को साइमन कमीशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आपकी मदद कर रहे हैं, और तुम हमारा ही बॉयकॉट कर रहे हो, है ना, तुम करके दिखाओ, है ना। तो ये भी एक ट्रिगर के रूप में काम किया इसके इस चैलेंज ने, ठीक है। ऑल द पार्टीज रियलाइज दैट दे कैन नॉट वर्क इन एन इंडिपेंडेंट वे, ठीक है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर, दे डिसाइडेड वी नीड टू वर्क टुगेदर। इस बेसिस के रूप में एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत हुई। सबसे पहले शुरू होता है जो हम देखेंगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस चीज़ की शुरुआत होगी, है ना। और जो ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ पर अल्टीमेटली मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, और इस कमेटी को कहा जाता है कि आप आपकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाइए जिसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, लेबर पार्टी के, है ना, इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटीज़ के, जैसे कि सिख कम्युनिटी के हो गए, है ना, मुस्लिम लीग के भी लोग हो गए। तो कांग्रेस ने फिर इन सबको इकट्ठा किया, है ना, फिर इन सबको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार की, है ना। फिर कहा कि ये रिपोर्ट तैयार करो कि देखो क्या हम लोग जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। फिर साइमन केम टू इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और 2 महीने के बाद ये वापस चला जाता है। सो ही वेंट बैक, ओके, मार्च के बाद अगेन बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर 1928 के पीरियड में, ठीक है, ये दोबारा आएगा सेकंड विजिट में। तो सेकंड विजिट में जब साइमन आएगा तो हमने हमने तब तक जो है रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली थी नेहरू के अंडर, जो कमेटी बनी थी मोतीलाल नेहरू के अंदर, उस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट कर ली थी उस पीरियड तक, ठीक है। तो वी केम टू नो दैट नेहरू कमेटी वाज द फर्स्ट इंडियन कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए अपना एक प्रयत्न किया था, ठीक है। तो नेहरू कमेटी वाज फर्स्ट वी कैन से कमिटी, फर्स्ट इंडियन कमिटी, ठीक है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए एक प्रयत्न किया गया था। तो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई बाय द टाइम ऑफ वी कैन से दिसंबर 1928। बाय द टाइम ऑफ दिसंबर 1928 नेहरू रिपोर्ट वाज ऑलरेडी टेबल्ड इन टू द कलकत्ता कांग्रेस, ठीक है। तो जब नेहरू रिपोर्ट को जो है टेबल किया गया था कलकत्ता में हुए कांग्रेस सेशन के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो है जिन्ना को अच्छा नहीं लगा। तो अब ऐसा क्या हो गया था रिपोर्ट के अंदर? तो नेहरू रिपोर्ट ने सब चीज़ें लिखी थी, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, भारत में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाई जानी चाहिए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए विद 2 हाउसेस, यानी कि बाई कैमरल सिस्टम यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए, भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, भारत के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ख़त्म किए जाने की बात कही गई थी नेहरू कमेटी के रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को ख़त्म करने की बात कही गई थी, ये चीज़ जिन्ना को पसंद नहीं आई थी। तो जिन्ना वॉज लाइक कि भाई तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हमने आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया था जिसका नाम था दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। हमने आपको दिल्ली प्रपोजल नाम का डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया था, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल में मिस मुस्लिम लीग ने एक 4 पॉइंट एजेंडा तैयार किया हुआ था, ठीक है। एक 4 पॉइंट एजेंडा तैयार किया हुआ था, और आपने जो है हमारे इस 4 पॉइंट एजेंडा को माना नहीं।
आखिर के अंदर जो है वी विल सी कि जिन्ना जो है ही विल बी वॉकिंग अवे, वो चला जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय अप्रैल 1929 जिन्ना विल कम अप विद हिज ओन सेपरेट एजेंडा एट दैट टाइम, जिसको कहा जाता है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ठीक है। और दूसरे साइड के ऊपर वी विल सी कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर थोड़ा हंगामा हो गया। नेहरू कमेटी से लोगों को आशा थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए इस रिपोर्ट में डिमांड रखी जाएगी। किस चीज़ की डिमांड रखी जाएगी? डिमांड रखी जाएगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। लेकिन नेहरू कमेटी ने कहा कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो दे एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग आउट इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है वो स्थापना कर दी। देवर लाइक कि नो वी विल वर्क ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू फाइट इट आउट इन आवर ओन वे, है ना। और दूसरी ओर आप देखोगे कि गांधी जी को के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने इस पीरियड में जो है प्रश्न उठा दिया था कि भाई देखो कि भाई दिस इज़ द टाइम फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। और आप जो है अभी डोमिनेंस स्टेटस के अंदर जो है अटके पड़े हो। तो गांधी वॉज लाइक कि वेट कर दीजिए, है ना। दिसंबर 1928 का पीरियड था ये, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो गांधी वॉज लाइक कि वी शुड गिव 1 ईयर टू द गवर्नमेंट, हम सरकार को वेटिंग पीरियड देते हैं। अगले साल के अंदर तक अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो बाय द पीरियड ऑफ दिसंबर 1929 वी विल स्टार्ट एन ऑल राउंड एजिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे। अगर हमें तब तक ये लोग जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस जो है मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो और सिविल डिसओबीडियंस का मूवमेंट होगा, हम इस मूवमेंट का हमारा जो गोल होगा वो होगा वो होगा पूर्ण स्वराज, ठीक है। इस सिविल डिसओबीडियंस का हमारा गोल होगा पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस ने कैसे वक्त के साथ साथ अपना स्टेटस बदला है वो हम देख चुके हैं। 1885 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय उसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की थी, ना कि स्वराज की बात की थी। और हम देखेंगे बाय द पीरियड ऑफ 1905 1906 हाँ कांग्रेस जो है अब वो स्वराज की बात करेगी, पर इस पीरियड पे स्वराज की डेफिनेशन कैसी होगी वो क्लियर नहीं था। और फिर हम देखेंगे बाय द पीरियड ऑफ 1920 गांधी जी केम अप विद द आइडिया ऑफ स्वराज। उन्होंने कहा कि स्वराज कैसे होगा, और ये हम लोग जो है पीसफुल मीन से लेंगे, शांति प्रिय तरीक़ों से लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू ना लेते हुए, ठीक है। पहले जो मॉडरेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से लेते थे, पर अब गांधी जी ने कहा कि हम पीसफुल मीन्स से लेंगे, ठीक है। हम लोग हमारा आंदोलन करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा 1920s के पीरियड में। तो बाय द पीरियड ऑफ 1928 कांग्रेस केम अप विद अ न्यू गोल। और अब जो ये नया गोल था ये था डोमिनियन स्टेटस का, है ना। डोमिनियन स्टेटस का नया गोल, इसके साथ कांग्रेस आई अब, और कहा कि लेट अस वेट फॉर सम टाइम एंड लेट अस वेट फॉर द डोमिनियन स्टेटस। अगर नहीं मिलता तो एक साल के अंदर बाय द पीरियड ऑफ 1929 व्हेन द लाहौर कांग्रेस टुक प्लेस, है ना, व्हेन द लाहौर कांग्रेस टुक प्लेस, है ना, उस समय पर कांग्रेस एक्चुअली चेंज्ड देयर गोल टू द पूर्ण स्वराज, ठीक है। कांग्रेस ने अपना गोल चेंज किया लाहौर कांग्रेस के अंदर, और नया इन्होंने जो गोल अपनाया वो नया गोल था पूर्ण स्वराज का। तो कांग्रेस वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर द ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। अगर हम बात करें कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेटस जो है एक्चुअली एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कभी भी जो है हमें वो क्लियरली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये वेरी करेगी, ओके।
ये जो डोमिनियन स्टेटस की डेफिनेशन है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, है ना। व्हेन अ कॉलोनी इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फुल फ्लेज्ड सोवरेन स्टेट, ये उस ट्रांजिशन के बीच के पीरियड को हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट श्योर कि इसमें कितनी ऑटोनॉमी होगी, कौन से स्टेट को दी जाएगी कितनी ऑटोनॉमी, बट फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो है इस समय पर 1920s के समय पर प्राइम एग्जाम्पल थे जिन लोगों को सम काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो हम भी इस समय पर सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की ही मांग कर रहे थे जैसा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह को दिया गया था। तो हम कह रहे थे कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का ही राज होगा, हमारे ऊपर ब्रिटेन की ही जो रानी हैं उन्हीं की सत्ता रहेगी, ठीक है। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइस रॉय के रूप में यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो भी चलता रहेगा, और बाकी सारे काम जो है, पर इसके अलावा बाकी सारे काम हमारे हाथ में होने चाहिए, है ना। एक्सटर्नल सुजेरनिटी जो है वो ब्रिटेन की ही होगी, है ना, तो चलेगा, पर इंटरनली जो चीज़ें हैं वो इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। पार्लियामेंट हमारी होगी, वॉइस रॉय आपका होगा। वॉइस रॉय जो है बेसिकली ब्रिटेन की मोनार्की के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये डोमिनियन स्टेटस एक ट्रांजिशन जोन है। बाकी ये डोमिनियन स्टेटस की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो काफ़ी वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट। तो जैसे हम देखेंगे कि 1947 से लेकर के 1950 में आज़ादी के बाद हम डोमिनियन ही थे, बट हम ऑलमोस्ट उस समय सोवरन डोमिनियन थे, है ना। तो फ्रॉम 1947 टू 1950 वी वर स्टिल अ डोमिनियन, ओके, बट एट दैट टाइम वी हैड मोर सोवरनिटी कंपेयर टू द डोमिनियन स्टेटस दैट वाज आस्क्ड इन द नेहरू कमिटी रिपोर्ट, ओके। तो जब भारत का संविधान लागू किया था एट दैट टाइम वी बिकेम अ सोवरेन स्टेट, है ना। तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल्स एनेक्ट हो जाते हैं उस दिन, वरना अदरवाइज ऐसे तो 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। बट देन यू विल सी दैट हमने 2 महीना वेट की, क्योंकि पूर्ण स्वराज का दिन हमने 26 जनवरी से मनाना शुरू किया था, इसलिए हमने उस समय भी वेट किया। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था तो इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हुआ था। गांधी जी ने 1 साल का टाइम दिया था सरकार को और कहा था कि 1929 तक अगर आप हम लोगों को जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं दोगे तो वी विल लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड द गोल विल बी टू अचीव पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1930 के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा, ठीक है। 1930 के अंदर हम देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू होगा, ओके। और शुरू होने के पीछे का कारण क्या था, एक तो हमने देखा साइमन का जो मूवमेंट था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में रिस्पॉन्सिबल था सिविल इस डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होने के पीछे, ठीक है। अब मैं फिर से ये जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कुछ और न्यू फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तो हमने देखा कि तो हमने देखा कि 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919 में आया, ठीक है। उसमें बोला गया 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन होगा, है ना। वो स्टैट्यूटरी कमीशन भारत के अंदर आएगा, पर बाद में हम देखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी जो है 1927 के नवंबर आते आते तक ही कमीशन की रचना कर देती है, ठीक है। ये कमीशन की रचना की जाएगी जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा हम इसको नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग के अंदर भी एक जो सेक्शन था जिन्ना की अध्यक्षता में, वो भी कह रहा था कि हम भी साइमन कमीशन को नहीं मानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दिल्ली प्रपोज़ल पास ऑन करेगा जिन्ना जो है ना, जिन्ना अपनी अध्यक्षता में दिल्ली प्रपोज़ल पास करेगा, ये भी हमने देखा। ये सब चीज़ें जो है नवंबर दिसंबर 1927 के आसपास की घटनाएं हैं जब साइमन कमीशन की खाली घोषणा ही की गई थी, है ना। उसके अलावा हम देखेंगे 1927 के एंड तक आते आते, है ना, सब लोगों ने डिसाइड किया कि लेट अस बी यूनाइटेड एंड वी कैन बॉयकॉट साइमन रादर देन वर्किंग इन एन इंडिपेंडेंट वे अलोन। तो साइमन की भारत के अंदर एंट्री होती है लगभग 1928 के अंदर। बाय दैट हम देखेंगे लोग जो है स्लोगन देंगे साइमन गो बैक का।
अगर हम बात करें सबसे पहले ये साइमन गो बैक का स्लोगन किसने दिया, तो सबसे पहले ये दिया था रूसुफ यूसुफ मेहर अली करके एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक का। ये सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, इनके द्वारा ये स्लोगन दिया जाता है। ही वॉज अ लीडर ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही वॉज अ लेबर पार्टी लीडर एज वेल। इनके फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर वो खुद लेबर पार्टी के लीडर हुआ करते थे। तो हम देखेंगे कैसे इन ये सब लोग अब मिल करके साइमन के अगेंस्ट एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, है ना, जहाँ पर हम उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को जो है, हम लोगों को जो है चैलेंज किया था, है ना। ये ब्रिटेन की सरकार में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, है ना। तो इसने चैलेंज किया था कि अपना संविधान बना करके दिखाओ। इसके अलावा हमने देखा जब साइमन आया तो पूरे भारत में साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लोगों ने साइमन को प्रोटेस्ट की, है ना, साइमन के अगेंस्ट। कई जगह तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए पतंग के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया था कि साइमन गो बैक। पतंग के ऊपर इसलिए क्योंकि बहुत सारे एरिया में कर्फ्यू लगाया गया था, तो पतंग में लिख देते थे, बाद में पतंग को हवा में ही काट देते थे, है ना, ताकि पतंग साइमन के पास पहुंच जाए। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे लाहौर में लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। साइमन कमीशन को दो लोग जो है हम देखेंगे प्रोमिनेंटली मिलेंगे। तो प्रोमिनेंटली जो दो लोग साइमन को मिलेंगे उनमें से एक तो हमें देखने को मिलेंगे अंबेडकर थे, ठीक है। एक तो अंबेडकर मिलेंगे साइमन कमीशन को। इसके अलावा हम देखेंगे जस्टिस पार्टी करके जो पार्टी थी वो भी साइमन कमीशन से मिलेगी। तो हमने देखा कैसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाया जाएगा बाकी सब पार्टीज़ के द्वारा। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अलग अलग मीटिंग्स होंगी। फिर बाद में ये लोग मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाएंगे। इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, हिंदू महासभा के भी थे, सिख कम्युनिटी के भी लीडर्स थे, लेबर पार्टी के भी लीडर्स थे। कांग्रेस से खुद आप देखोगे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कांग्रेस के खुद के लीडर्स भी थे इसमें नेहरू कमेटी के अंदर, और लिबरल पार्टी से भी आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे नेहरू कमेटी के अंदर। तो इसके अलावा जो हमने देखा कि जस्टिस पार्टी को छोड़ के या मुस्लिम लीग के दूसरे धड़ को छोड़ के ज़्यादातर लोग बेसिकली थे इन्वॉल्व नेहरू कमेटी में। तो हम देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की और इसी को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं इसको? नेहरू रिपोर्ट। तो एक प्रपोज़ल बनाया गया कि नेहरू रिपोर्ट में कि भारत में क्या होना चाहिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, ओके। और हम देखेंगे इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात भी की गई थी, ओके। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात भी की गई थी, ठीक है। ये भी कहा गया सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, है ना, यही होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो बाकी इसके अलावा डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। ये भी कहा गया था कि भाई मुस्लिम लीग के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो है कम्युनल पोलराइजेशन ज़्यादा होती है। तो इन्होंने एक तरह से हम देखेंगे वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा था कि स्टेट और रिलीजन के बीच, स्टेट और धर्म के बीच कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आज के बाद स्टेट जो है वो रिलीजन को पैट्रोनेज नहीं देगा, एक आधुनिक डेमोक्रेसी के रूप में हम लोग चलेंगे। हम देखेंगे कि इन्होंने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहाँ पर दो हाउसेस होंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा गवर्नर जनरल भी होगा जो कि डोमिनियन के रूप में ब्रिटेन से आया होगा। उसको एडवाइस करने का काम किया जाएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा कि एक रेज्यूडरी पावर जो है वो सेंटर के पास होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था जो है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की आवश्यकता होगी भारत में, क्योंकि फेडरल पॉलिटी जो है भारत में नहीं चल सकती, ऐसा इनका मानना था। इनका ये भी मानना था भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा वुमेन को, ट्रेड यूनियंस को, इन सब को इनके राइट्स मिलने की बात की गई है। तो टोटल हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 19 के आसपास फंडामेंटल राइट्स की भी बात की जाएगी इनके द्वारा। इसके अलावा हम देखेंगे एक मुद्दे के ऊपर यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पेच फंस गया था, वो था जॉइंट इलेक्टोरेट्स की जो मांग है। मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट्स की मांग की गई और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को
रद्द करने की बात की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का मानना था कि ये गलत है, आप जिस प्रकार से सेकुलर मॉडल को अपना रहे हो इसके कारण हमारी कम्युनिटी का इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में जो है हमने देखा था कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ था। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे इन दोनों के बीच में एक गठबंधन हुआ था जिसके थ्रू इन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल बी कमिंग टुगेदर, है ना। नाउ द कांग्रेस वाज एक्चुअली फॉरगेटिंग द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सो इसलिए काफ़ी लोग नाराज़ थे जैसे कि जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का मानना था कि हमने जो है 1927 के अंदर जो है आपको एक प्रपोज़ल तैयार करके दिया था जिसका नाम था दिल्ली प्रपोज़ल, है ना। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड आवर दिल्ली प्रपोज़ल। ओके, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड आवर दिल्ली प्रपोज़ल। इसमें हमने 4 पॉइंट्स का हमारा एजेंडा था, इसमें से एक भी मांग आपने नहीं मानी। आप देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गेव द सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द सिख कम्युनिटी, टू द पारसी कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू द एंग्लो इंडियंस एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल। पर जब 1928 के अंदर नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट निकाला तो इसलिए फिर सिख कम्युनिटी भी नाराज़ हो जाती है, मुस्लिम लीग भी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार के कंसेशंस उनको चाहिए थे उसको लेकर के हिंदू महासभा ने भी मना कर दिया था कि हम इसको नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों के दोनों नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाए, है ना। इनका मानना था कि हमें डोमिनियन, सॉरी माय मिस्टेक, इनका मानना था कि आप डोमिनियन स्टेटस की तरफ कैसे जा सकते हो, है ना। ये चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाए, तो इसलिए ये लोग जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की रचना करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे ये कहेंगे कि हम लोग हमारा अलग से रास्ता बनाएंगे। इवन सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर पार्ट ऑफ द नेहरू कमिटी। ये दोनों के दोनों जो है वो नेहरू कमिटी के जो है वो सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और नेहरू कमिटी के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो उस कमिटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि डोमिनियन स्टेटस को लेकर के उनके फादर साहब यानी मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए फिर ये नाराज़ हो गए। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो लोग थे वो नाराज़ हो गए। साथ ही साथ हमने देखा जिन्ना भी नाराज़ हो गए। तो जिन्ना ने मोतीलाल नेहरू को कहा कि भाई यार आपने मेरे एक दिल्ली प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर हम बात करें दिल्ली प्रपोज़ल था क्या, ठीक है, तो हमने देखा कैसे दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई थी, इसमें इन्होंने दिल्ली प्रपोज़ल पास किया था। तो दिल्ली प्रपोज़ल एक डॉक्यूमेंट था जो इन लोगों ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू को याद कराया जाता है कि देखो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार थे, अगर भविष्य के संविधान में मुस्लिम लीग जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स के लिए भी तैयार थी, पर इन्होंने कहा था कि आप दिल्ली प्रपोज़ल की हमारी मांगे एक्सेप्ट करो। क्योंकि दिल्ली प्रपोज़ल में इन्होंने कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स को तब मानेंगे जब आप हम लोगों को ये 3 और चीज़ें दोगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? एक तो ये इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए जो है वो जो है 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल असेंबली में, या फिर हम कह सकते हैं संसद के अंदर। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि जो पंजाब और जो बंगाल है उसमें जो है मुस्लिम्स की जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतने इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। पर ये तो ऑब्वियस बात थी कि पंजाब और बंगाल में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ऑब्वियस है उनकी सीट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और तीसरा ये कि मुस्लिम लीग बात कर रही थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात कर रही थी। ये कह रही थी कि सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया है, इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना, तो इनको फुल टाइम प्रोविंस का दर्जा उस समय नहीं हुआ करता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को फुल टाइम प्रोविंस का दर्जा इसको 1932 में मिला है, ठीक है। तो इस समय फिर जिन्ना के दिल्ली प्रपोजल में ये भी मांग थी कि इनको जो है फुल टाइम प्रोविंस का दर्जा दिया जाए। तो हम देखेंगे कि नेहरू कमेटी ने इसको जिन्ना को जो है गोली पिला दी, है ना। तो नेहरू कमेटी ने कहा कि देखो जॉइंट इलेक्टोरेट्स तो हमने आपको दे दिए,
है ना। आप बोल रहे थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, आप जॉइंट इलेक्टोरेट्स के लिए रेडी हो। पर एक्चुअल में सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटाने के लिए जिन्ना वगैरह तब रेडी थे जब बाकी कंडीशंस उनकी फुलफ़िल होती। पर ये तो फिर फुलफ़िल नहीं की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसके अलावा जिन्ना ने ये भी कहा था कि इस आपको जो है सॉरी हाँ, ये सब डिमांड्स जैसे हमने देखा ये किसकी थी, ये थी मुस्लिम लीग की, ये चीज़ें आप हमारी डिमांड्स पूरी करो। तो हम देखेंगे कि नेहरू कमेटी ने कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस तो हम नहीं मानेंगे, है ना। यहाँ पर तो हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की ही रचना करेंगे। और इन्होंने कहा कि पंजाब की रचना होगी पंजाबी भाषा बोलने के लिए, बंगाल की रचना होगी बंगाली बोलने वाले लोगों के लिए, गुजरात की होगी गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए, और महाराष्ट्र की रचना होगी मराठी बोलने वाले लोगों के लिए। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कहेंगे कि आप धर्म आधारित राज्यों का निर्माण कैसे कर सकते हो, है ना। मैंने तो बताया कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, है ना। मोतीलाल नेहरू ने तो बहुत ही क्लियर कट कह दिया था कि वी वांट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। क्योंकि यूनियन के पास जो है वो रेजिडरी पावर रहेंगे तो ही भारत का संविधान टिक पाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब नेहरू कमेटी ने अपना प्रपोजल दिया तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो नाराज़ थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी नाराज़ थी, है ना। कांग्रेस के कुछ लीडर्स नाराज़ थे, जैसे मैंने अभी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की। तो एक साइड के ऊपर ये लोग जो है कलकत्ता के अंदर मिलते हैं और फिर दिसंबर 1920 के अंदर जो है, सॉरी दिसंबर 1928 के अंदर जो है गांधी जी कहते हैं कि 1 साल का टाइम दे दो, है ना, टू द गवर्नमेंट। और फिर मोतीलाल नेहरू के सामने हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि हम जो है हमारा अपना आंदोलन चलाएंगे। ठीक है। हमको पूर्ण स्वराज की तरफ जाना है। तो वहीं हम देखेंगे कि किसी ने गांधी जी को पूछ लिया कि अगर 1 साल के अंदर हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिले तो हम क्या करेंगे। तो गांधी जी वॉज लाइक कि देखो फिर हम एक नया आंदोलन करेंगे, फिर हम जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे। और हमारी सिविल डिसओबीडियंस का जो गोल है वो होगा पूर्ण स्वराज, या फिर हम कह सकते हैं वो होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1 साल का टाइम दिया गया सरकार को, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दिसंबर 1928 से लेकर के दिसंबर 1929 तक, ठीक है, कब तक, दिसंबर 1929 तक जो है अलग अलग प्रकार के इवेंट्स होंगे। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर के अंदर हमने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है। अब इन बिटवीन क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। अब एक साइड के ऊपर तो हमने देखा मुस्लिम लीग नाराज़ है, दूसरे साइड के ऊपर कांग्रेस को कहा जाता है कि लेट अस डू कंस्ट्रक्टिव वर्क। ठीक है। हमको 1 साल देना है भविष्य में, है ना, अभी सरकार को, और हमें भविष्य के मूवमेंट के लिए भी लोगों को तैयार करना है। तो एक्चुअली गांधी जी का 1 साल का जो टाइम फ्रेम मांगने का था, वो एक उसके पीछे का एक कारण ये भी था कि ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द पीपल आर रेडी, है ना। लोगों को रेडी भी तो करना होता है कोई बड़े आंदोलन के लिए, है ना। तो ये सब बैकग्राउंड हमें देखने को मिलेगा। यही बैकग्राउंड जो था दिसंबर 1928 से लेकर के 1929 का, इस समय पर एक तो वैक्यूम फेज़ भी आपको देखने को मिलेगा। वैक्यूम फेज़ इसलिए क्योंकि लोग जो है वेट कर रहे थे कि अब कब हम मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे दूसरी तरफ गांधी जी वॉज मेकिंग श्योर दैट पीपल शुड बी रेडी। ओके, इन दिस कंडीशन वी विल सी दैट कंजर्वेटिव वर्क वॉज गोइंग ऑन, सॉरी कंस्ट्रक्टिव वर्क वॉज गोइंग ऑन। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लोगों को एजुटेशन कैसे करना है, भविष्य में क्या करना है, ये सब चीज़ें बता रहे थे। गवर्नमेंट को भी राह दिखाई जा रही थी कि देखिए वी आर ट्रस्टिंग यू। ओके। तो गांधी जी ने उनको 1 साल दिया था कुछ चेंजेस लाने के लिए। तो सरकार को भी फिर थोड़ा बहुत मौका दिया जाता है, और उस पीरियड में सरकार ने भी ऐलान किया था कि दैट दिस साइमन कमीशन, इसकी जो है एक बार आप रिपोर्ट तैयार करने दो इसको, तो हम फिर बाद में भविष्य में भारत के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। तो द गवर्नमेंट वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ लॉलीपॉप, है ना, कि देखो साइमन आया, है ना, साइमन हैड कम, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि साइमन हैड कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, यू गिव अस सम टाइम, यू गिव सम टाइम टू द साइमन एज वेल, है ना। सो हमको ऐसा था कि मतलब कांग्रेस वालों
को कि देखो हमको बैड बुक्स में तो नहीं आना है, ठीक है, हमें सरकार की बैड बुक्स में नहीं आना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वेट, 1 साल का जो वेट करवाया गया था गांधी जी के द्वारा, ये वेट करवाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो अब इसको काफ़ी लोग कहते हैं कि गांधी ब्रिटिशर्स के या फिर हम कहें अंग्रेज़ों के एजेंट हुआ करते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि देखो लोहा जब गर्म होता है आपको तब मारना चाहिए, और यहाँ पर गांधी जी जो है वो लोहा ठंडा होने के बाद मार रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आप हथौड़ा मार रहे हो। तो हम देखेंगे कि अब 1928 के अंदर साइमन मूवमेंट अपनी पीक के ऊपर था, ठीक है। और अगर आपने उसी साल उसी पीरियड के समय पर इमीडिएट एक पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन लॉन्च किया होता तो दैट वुड हैड क्रिएटेड मोर इम्पैक्ट, ऐसा कई लोगों का मानना था। ओके। गांधी जी लोगों को कन्वे करवाते हैं कि देखिए हमारा यहाँ वेट करने का इंटेंशन ये है कि मतलब हम इनको टाइम देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि एक बार जो है दूध का जला हुआ व्यक्ति जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना। कैसे 1919 में हुआ था चौरी चौरा में, है ना। और व्हाट हैपेंड इन द रॉलेट एक्ट इशू, है ना। तो गांधी जी वॉज वेरी मच concerned about this part that this might lead to violence as well. Okay, तो in this period we will find Gandhi ji was like no no, we do not want to conduct violence one more time. तो इसलिए गांधी जी धीरे धीरे ध्यान से अपने चालें चल रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी का मानना ये था कि देखो हमने 2 बार हिंसा करवा दी थी और उसके कारण सप्रेशन भी हुआ था। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न गांधी डिसाइडेड टू वेट। ओके, तो गांधी जी ने 1 साल का टाइम दिया, उसके पीछे काफ़ी कारण थे, उनमें से ये थे जो हमने अभी देखे। तो कांग्रेस वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स। अप्रैल 1929 में हम देखेंगे कि वो घटना बनती है। एक तो दिल्ली असेंबली में बॉम्ब केस जो हमने देखा है ना, भगत सिंह वगैरह का, वो होता है और फिर उनको पकड़ा जाता है। इसके अलावा जो है जिन्ना के 14 पॉइंट्स इस पीरियड में आएंगे, ठीक है। जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो भी इस पीरियड में आएंगे। जिन्ना डिसाइडेड कि भाई देखो मेरे को आप लोगों ने ठग दिया है, मेरे साथ आंदोलन किया, पूरा एक ऑल इंडिया मूवमेंट के लिए अपना सोशल बेस बढ़ाने की कोशिश की, और मैंने आपको जब मांगे मेरे 3 जो दिल्ली प्रपोजल के एजेंडा थे, जिसमें मुस्लिम लीग को इतनी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, मुस्लिम प्रोविंसेस की रचना होनी चाहिए थी, सिंध बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए था, मेरे को सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा दोगे तो चलेगा पर 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। पंजाब और बंगाल में तो हमारा 80% से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, 80% से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो जिन्ना की ये सब मांगे नहीं मानी गई थी, तो इसलिए जिन्ना केम अप विद हिज 14 पॉइंट्स। इसके अलावा यू विल सी कि जिन्ना वॉज ट्राइंग टू प्ले इट स्मार्ट, है ना। ये सब चीज़ें 14 पॉइंट एक्चुअली मार्क्ड द मुस्लिम लीग डाइवर्टिंग फ्रॉम द कांग्रेस एजेंडा, ठीक है। एक्चुअली इससे पहले तो हमने देखा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लव हेट रिलेशनशिप थी, है ना। आज इकट्ठे होंगे, फिर 2-3 दिन बाद ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर बाद में दोबारा से वापस मैसेज आएगा। तो जिन्ना उसके बाद फिर अब वापस नहीं आएगा इनटू द सेम प्लेटफॉर्म, उसके बाद फिर अलग ही रास्ता वो क्रिएट करता जाएगा। तो इस पीरियड में वाइसरॉय इरविन भारत में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। वाइसरॉय इरविन भारत में ऑलरेडी आ चुका है। इरविन ने दिवाली के दिन इनफैक्ट एक डिक्लेरेशन दिया, जिसे हम लोग कहते हैं दिवाली डिक्लेरेशन, ठीक है, दिवाली डिक्लेरेशन। तो ये दिवाली डिक्लेरेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि इरविन ने उस पीरियड में भारत में कहा था कि मैं भविष्य के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रचना करूंगा। अब भारत के लोग, आप लोग थोड़ा वेट कर दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि 2 महीने के बाद 1 साल की एक्सपायरी आ रही है, तो इसलिए उसने बोला। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ठीक है। और उस समय ब्रिटिश सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, पूरे साल सोती रही। और अक्टूबर 1929 में जब दिवाली आई तो कह रहे हैं कि देखो हम भविष्य में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना।
तो क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हुआ अंग्रेज़ों को कि हमको जागना पड़ेगा, इनका 1 साल ख़त्म हुआ है, अगर हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए वॉइसरॉय इरविन ने दिवाली डिक्लेरेशन में जो चीज़ बताई वो आप लोग याद रखना। इसने इरविन ने कहा था कि दिवाली डिक्लेरेशन में कि एक बार साइमन की रिपोर्ट आ जाने दो, साइमन की रिपोर्ट नहीं भी आएगी तो भी मैं कुछ टाइम के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आपको लंदन बुलाऊंगा। तो आपको भी पता है कि भारत के लोगों को एक लॉलीपॉप दी जाती है, लंदन का सपना सपना दिखाया जाता है ना। तो इरविन वांटेड टू डाइवर्ट द इंडियन मासेस, है ना, ओके। तो कांग्रेस भी तैयार हो गई। कांग्रेस वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, तुमको राह दिखानी है ना, तो हम भी राह देखने के लिए तैयार हैं। आप हमको एश्योरिटी में लिख के दो, तो है ना, ये कांग्रेस कहती है। तो नवंबर 1929 में, ठीक है, नवंबर 1929 में कांग्रेस ने दिवाली डिक्लेरेशन के सामने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया जिसको हम कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो, ठीक है, दिल्ली मैनिफेस्टो। तो एक आया था आपका दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और जबकि जो ये दिल्ली मैनिफेस्टो है इसको लाया गया है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली मैनिफेस्टो वाज अ डॉक्यूमेंट इन रिटेलिएशन ऑफ द दिवाली डिक्लेरेशन। कांग्रेस ने दिल्ली में नवंबर 1929 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। इन्होंने कहा कि अगर भविष्य में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी तो इसका एजेंडा क्या है, ज़रा वो क्लियर कर दो। तो कांग्रेस वाज लाइक कि देखो हमारा एजेंडा ये होगा, अगर भविष्य में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हमको डोमिनियन स्टेटस के लिए ही मिलने के लिए बुलाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप बुलाओ, वहाँ पर फ़ोटो खिंचाएं, हम वापस आ जाएं। हम लंदन आएंगे बात करने के लिए तो डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आएंगे, ये अभी से आप हमें लिख करके दो। तो सरकार वांटेड टू बाय टाइम। ये दिवाली डिक्लेरेशन तो सिर्फ एक टाइम बाइंग टेक्निक थी सरकार के द्वारा। तो नॉर्मली इससे पहले क्या हुआ था, हमने देखा था कि कैसे 1919 में जब होम रूल मूवमेंट हुआ था तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने डिक्लेरेशन किया था, और खाली ये डिक्लेरेशन करने से होम रूल मूवमेंट जो है वो अटक गया था। जस्ट आफ्टर दिस डिक्लेरेशन वाज मेड, द मॉडरेट्स डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। पर अब इस समय जो है प्रेजेंट में गांधी जी वॉज वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट कम इन टू दिस गेम, हम ये गेम में नहीं आएंगे, 10 साल पहले आपने हमारे साथ गेम की है, अब हम चाहते हैं कि तुम डिक्लेरेशन कर रहे हो तो तुम हमारे उसमें जो है हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए। गांधी जी को पता था ये सब चीज़ें कि जो है वो गेम हो रही है। तो इन्होंने कहा कि आप गारंटी दो, आप लिख के दो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब आप बुलाओगे। कांग्रेस ने ये कहा कि दिल्ली मैनिफेस्टो में कि यू गिव अस द गारंटी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वी विल बी हैविंग अ सिंगल पॉइंट एजेंडा एंड दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। दूसरा कांग्रेस ने कहा कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर आप उसमें 20 मेंबर बुला रहे हो, जहां आप बैठोगे, ब्रिटेन की सरकार का कोई सदस्य बैठेगा, वाइसरॉय बैठेगा, है ना, प्रतिनिधि बैठेगा, तो पर जो बाकी इंडियन मेंबर होंगे ना, तो 20 में से 10 से अधिक मेंबर हमारे होने चाहिए, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी दैट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द कंट्री, वी शुड हैव द मेजोरिटी इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। तो अगर डिस्कशन के लिए आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग से भी 2 सदस्य होंगे और कांग्रेस से भी 2 सदस्य, हमारे उनसे ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, हम ही बेसिकली भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। मुस्लिम लीग तो एक सेक्टेरियन पार्टी है। तो ये सब इन्होंने कहा कांग्रेस ने। तो जैसे ही दिवाली डिक्लेरेशन आया तो वॉइसरॉय को ऐसा था कि ये सब लोग ठंडे हो जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, पर कांग्रेस ने उसके सामने नहले पे दहला मार दिया। कांग्रेस ने अपना दिल्ली मैनिफेस्टो पब्लिश किया और वॉइसरॉय को भेजा कि तुम इसके ऊपर गारंटी लिख के दो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, कितने लोग बैठेंगे, हमारी मेजोरिटी होगी, है ना। तो अब इरविन वॉज लाइक कि ये तो गारंटी वगैरह तो मैं नहीं दे सकता, है ना। तो फिर गांधी जी वगैरह को रियलाइज़ हो गया कि इट वॉज अ टाइम बाइंग टेक्निक, एंड दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड इन दिसंबर 1929 गांधी जी सेड कि देखो हमने तो पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। फिर लाहौर के अंदर जो है कांग्रेस की मीटिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। लाहौर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और इस समय जवाहरलाल नेहरू जो है
वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करेंगे, ये अपनी स्पीच देंगे और ये कहेंगे कि नाउ वी हैव एन ओपन कॉन्स्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कॉमरेड्स, you are invited to join this movement and make this country free from the foreign tyrannical rulers। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। क्या पास किया गया? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के बाद भारत के अंदर एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या कहते हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया तो बिकॉज दे वर मीटिंग इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, लगभग 31 दिसंबर के दिन ये प्रस्ताव पास किया गया था, तो इन्होंने प्लान ये किया कि एग्जैक्टली 4 हफ्ते के बाद जो लास्ट संडे आएगा उस दिन हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो वो संडे आता है आपका 26 जनवरी 1930 के दिन। तो ऑन 26 जनवरी 1930 वी सेलिब्रेटेड द पूर्ण स्वराज, वी सेलिब्रेटेड द पूर्ण स्वराज ओथ। पूरे भारत के लोगों ने शपथ ली थी और हम देखेंगे कि इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन इंडियन हिस्ट्री। भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 के दिन ऑलरेडी लागू हो चुका था, बट वी वांटेड टू वेट फॉर 2 months टू enact completely it on 26 जनवरी 1950। और इसके पीछे का कारण ये था कि इस दिन पूर्ण स्वराज डे को हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से लेकर के इसको सेलिब्रेट करते थे। तो एक इंडिपेंडेंस प्लेज लिया जाएगा पूरे भारत के लोगों के द्वारा पूर्ण स्वराज के लिए। हम ये शपथ लेते हैं कि भारत की आज़ादी तक हम लोग झुकेंगे नहीं, ये शपथ ली जाएगी लोगों के द्वारा। वी विल सी कांग्रेस का पूरा जो गोल है वो बदल जाएगा, है ना। कांग्रेस का गोल ग्रेजुअली समय के साथ बदला है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो 31 दिसंबर 1929, है ना, 31 डिसम्बर 1929 वॉज द डे व्हेन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो पास होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज की जो है इंडिपेंडेंस प्लेज ली जाएगी। उसके बाद भी आप देखोगे कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो शुरू होगा जाके 12 मार्च 1930 के दिन। ओके, 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी विल बी स्टार्टिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट by breaking the law. He will be going from अहमदाबाद to दांडी। कहाँ से? अहमदाबाद से गांधी जी दांडी को ट्रेवल करेंगे। ये अहमदाबाद से निकलेंगे 12 मार्च 1930 को। ओके, और दांडी जो है वो साउथ गुजरात में पड़ता है ना। तो अगर हम ये देखें कि वाई गांधी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 2 months, है ना, क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्लेज तो 26 जनवरी 1930 को ही ले ली थी, तो क्यों 2 महीने लेट इन्होंने शुरू किया मूवमेंट? क्योंकि गांधी जी वॉज लाइक लेट अस गिव वन लास्ट चांस टू द गवर्नमेंट, है ना। गांधी जी कहते हैं कि देखो हमने तो पूर्ण स्वराज ऑलरेडी सेलिब्रेट कर दिया है, हम तो आगे बढ़ने वाले ही हैं, पर हम चाहते हैं कि हम अकेले आगे ना बढ़ें। अगर ये आ सकते हैं हमारे साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर अंग्रेज़ मतलब कि हमारी मांग मान ले। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिटवीन दिस पीरियड? गांधी ऑन 31 जनवरी 1930 ही रोट अ लेटर। इन्होंने एक लेटर लिखा वॉइस रॉय इरविन को। इन्होंने कहा कि देखो मैं आपको एक 11 पॉइंट्स का लेटर लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने ये लेटर की ज़्यादातर मांगे मान ली तो आई विल नॉट लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दैट आई एम सपोज्ड टू लॉन्च फ्रॉम 12 ऑफ मार्च। ठीक है, तो इसमें भी फिर गांधी जी की आलोचना हुई। वही एजेंट वाली बात हो गई, है ना,
कि ये भाई कितना चांस देंगे, है ना। बट देन गांधी गांधी थे, है ना। गांधी जी ने लोगों को तैयार कर दिया कि देखो मैं लास्ट बार वॉइस रॉय को लेटर लिख रहा हूँ। बट देन यू विल फाइंड उसके बाद होता कुछ नहीं है, वॉइस रॉय ने जवाब नहीं दिया, जो कि पहले भी नहीं दिया था। तो दिस लेड टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वहीं से नमक सत्याग्रह की शुरुआत होगी, और हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद नमक सत्याग्रह को। फिलहाल लेटस रिवाइज द टॉपिक जो अभी अभी हमने देखे। तो हमने देखा कि 1928 से लेकर के 1929 और 29 से लेकर के 30 तक जो है कांग्रेस ने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, फॉरेन क्लोथ के बाइकआउट के लिए। फिर गांधी जी जो है वर्मा जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है। उसके बाद मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है, कम्युनिस्ट वाला जो हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा कि उस पीरियड में पब्लिक सेफ्टी बिल भी आया था, और फिर असेंबली बॉम्ब केस भी हुआ था। भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ा जाता है। और फिर हम देखेंगे कैसे जिन्ना जो है मार्च अप्रैल 1929 तक आते आते अपने 14 पॉइंट्स देगा। तो 14 पॉइंट्स में वो फेडरल पॉलिसी की बात कर रहा है, ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहा है, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सिंध को अलग करना चाहिए, बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए, और तो और वो मुस्लिम वीटो की बात भी कर रहा है। मुस्लिम वीटो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है पुरानी क्लासेस में, है ना। मुस्लिम लीग की अंदर जब 1916 में जब बात हुई थी, तो उसने वहाँ तक कह दिया था कि इवन सरकार के अंदर भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का। अगर मंत्री भी होंगे तो 1/3 मुस्लिम ही होने चाहिए, है ना। तो वी विल फाइंड कि ये 14 पॉइंट्स क्यों जो है किसी ने सीरियसली लिया नहीं। तो आप देखोगे ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ सकती थी, तो इसलिए राम से मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इरविन को बुलाते हैं कि भाई 100-200 ज़्यादा ले ले पर कुछ कर ले। फिर इरविन जो है वो दिवाली डिक्लेरेशन देगा, है ना। और फिर 31 अक्टूबर 1929 में इरविन ने डिक्लेरेशन दिया कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे भविष्य के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आप बस एक बार साइमन की रिपोर्ट आने दो। कांग्रेस वॉज लाइक कि पहले हमको आप क्लियर करके दो कि तुम कितने सीरियस हो, है ना। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्ट 2 दिन बाद नवंबर 1920 में कांग्रेस के द्वारा दिल्ली मैनिफेस्टो लाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारी मेजोरिटी हो, ऐसा हमको प्रॉमिस करो। आप ये प्रॉमिस करो कि डोमिनियन स्टेटस के लिए ही हम लोग आएंगे, है ना। और तो और सरकार किसी के ऊपर सप्रेशन नहीं करेगी और रिकन्सिलिएटरी पॉलिसी अपनाएगी, आप ये भी हमें प्रॉमिस करो। तो इरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया। फिर हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है उस पीरियड के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने वाले थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट ऑलमोस्ट 18 राज्यों की प्रदेश कमेटी में से 3 ही राज्यों की कमेटी जो है नेहरू जी के सपोर्ट में थी। एक्चुअली इट वाज पटेल who was seen as the president of the Lahore Congress, but then you also know that कांग्रेस के अंदर we will see कि एक पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कांग्रेस को चलाते थे, है ना। एंड देन यू विल सी कि नेहरू जी वॉज मेड द प्रेजिडेंट बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल विटो, ओके। तो नेहरू जी गेव दिस स्पीच जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं कि नाउ हैव वी हैव एन ओपन कॉन्स्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल्स, ओके। नेहरू जी यहाँ पर रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करेंगे। दूसरी साइड के ऊपर 26 जनवरी को इंडियन इंडिपेंडेंस प्लेज की शुरुआत होती है। तो इस बेसिस के रूप में नेहरू जी की अध्यक्षता में ये कांग्रेस मिलती है और ये प्रस्ताव पास किया जाता है। गांधी जी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास होने के बाद सरकार को एक आखिरी बार अल्टीमेटम देते हैं। ये अल्टीमेटम था 11 पॉइंट्स का लेटर, ओके। इसका कोई जवाब नहीं आता है तो फिर 12 मार्च 1930 के दिन डांडी मार्च के वहाँ से हम देखेंगे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। गांधी जी ने 11 पॉइंट का लेटर लिखा था। ये 11 पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन कौन से जो पॉइंट्स है इसके अंदर वो इंक्लूड किए गए थे। तो इसमें से कुछ सामाजिक मुद्दे थे, कुछ पॉलिटिकल थे, कुछ इकोनॉमिक थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको क्या लगता नहीं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को लेकर के गांधी जी सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, है ना। क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रेस की लिबर्टी को लेकर के सवाल उठाएंगे, फ्री ट्रेड पॉलिसी और जो रूपी स्टर्लिंग के बीच में जो मैनिपुलेशन हो रहा था उसके लिए वो मुद्दा उठाएंगे, है ना।
उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? क्या आपको नहीं लगता उठाएंगे, है ना? तो उस पीरियड में पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर मिला था उसको लेकर के सवाल उठाएंगे। जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ग्रेट डिप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, है ना? जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था compete करने के लिए, उसके लिए बात आवाज़ उठाएंगे, है ना? तो गांधी जी उस टाइम पर प्रोहिबिशन के भी समर्थक थे, यानी अल्कोहल प्रोहिबिशन, या फिर हम कह सकते हैं इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस के प्रोहिबिशन के समर्थक थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि हमें यहाँ पर भारत में प्रोहिबिशन को लागू करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने गांधी जी को ये कहा था कि ये 11 पॉइंट का लेटर लिख कर आप फिर से एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, क्योंकि अब हम लोग पूर्ण स्वराज से एक स्टेप पीछे नहीं जाना चाहते। तो हमने देखा 1929 के 31 दिसंबर को लाहौर में डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज ही गोल होगा। ये किया था हमने। तो गांधी जी को कहा उन्होंने, आप इस पूर्ण स्वराज के गोल से पीछे क्यों जा रहे हो, है ना? तो गांधी जी वॉज लाइक कि देखिए, इसमें सवाल ये है कि हम सरकार के साथ संवाद करके अगर हमारी मांगों को मनवा सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो गांधी ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये भी पता है कि सरकार इसको नहीं मानेगी, तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक मॉरल अपराइट अथॉरिटी मिल जाएगी। तो इस बेसिस के रूप में गांधी जी ने 11 पॉइंट्स की डिमांड रखी, ठीक है? रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो के मैनिपुलेशन से लेकर के ब्रिटेन के एक्सपोर्ट्स को जो बढ़ावा दिया जा रहा था उसकी कोशिश की जा रही थी, और इंडियन एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसको रद्द करने की बात की गांधी जी ने, है ना? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को compete करने के लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए बात की उन्होंने। शिपिंग के लिए प्रश्न उठाए गए थे, क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए शिपिंग अलाउ नहीं था। इसके अलावा नमक को लेकर के गांधी जी ने सवाल उठाया, लैंड रेवेन्यू को लेकर सवाल उठाया, कहा कि आप लोग जो सैलरीज ले रहे हो इतनी ज़्यादा वो भी आपको कम करनी चाहिए, आप जो खर्चा कर रहे हो सिविल सर्विसेज के नाम के ऊपर और सेना के नाम के ऊपर वो भी आपको कम कर देना चाहिए। तो उस पीरियड में आर्म्स एक्ट को लेकर भी गांधी जी समर्थन में दिखेंगे। पहली बार देखो आप, गांधी जी जो है आर्म्स एक्ट के फेवर में थे। गांधी जी कहते हैं कि ये जो आर्म्स एक्ट है जिसको आपने रद्द कर दिया है, ये भारतीय समाज का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारे कल्चरल का पार्ट था, आप इसे क्यों रद्द कर रहे हो? गांधी जी एक्चुअली अपना जो सोशल बेस है वो बढ़ाना चाहते थे। ऐसे तो गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, बट अपने सोशल बेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने आर्म्स एक्ट का जो मुद्दा था वो ऐड किया, क्योंकि मार्शल कम्युनिटीज़ जो है, योद्धा कौम हैं जिनके पास ट्रेडिशनली हथियार रहते हैं, उनका सपोर्ट भी गांधी जी को मिलना शुरू हो जाएगा। गांधी जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे को उठाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टल रिजर्वेशन बिल, ठीक है? क्या कहते हैं? पोस्टल रिजर्वेशन बिल। इसके बारे में हम पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं। इस बिल को भी, के इशू को भी गांधी जी उठाते हैं कि भाई आप जो है पोस्टल स्टैंप जो आती है, आप इसका प्राइस कम कर दो। तो गांधी जी ने ये अल्टीमेटम के रूप में ये लेटर लिखा था 11 पॉइंट्स का, और सरकार को कहा था कि मैं तुम्हें 11 मार्च तक का टाइम देता हूँ, 11 पॉइंट्स की डिमांड को स्वीकार कर लो, वरना जो है हम जो है स्टार्ट कर देंगे अपना मूवमेंट। तो गांधी जी ने साथ ही साथ अपने लोगों को ये भी कहा कि अब नाउ वी नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि वॉइस रॉय इसका जवाब नहीं देने वाला, और 12 मार्च तक आते आते जवाब नहीं आया। तो फिर 12 मार्च 1930 को, ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी साबरमती आश्रम को गुड बाय कहेंगे, और अल्टीमेटली दांडी जा कर के वो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, जहां पर नमक कानून को वो तोड़ेंगे। तो अब देखिए, गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस करना ही था तो कहीं भी कर सकते थे, है ना? नमक के कानून को तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि डेलिबरेटली आप लोग लॉ को तोड़ रहे हो, है ना? आप कॉन्शियस होकर लॉ को तोड़ रहे हो। ये गांधी जी ने अफ्रीका में भी किया था, और ये भारत में भी किया था, चंपारण में, पर अलग अलग और सत्याग्रहों में भी किया, पर अब की बार ऑल इंडिया लेवल पर ये चीज़ की जा रही थी। तो ये कानून तो कोई भी हो सकता था, नमक का कानून ही क्यों चूज़ किया उन्होंने? क्योंकि नमक का कानून ऐसा कानून है जहाँ ब्रिटिश ने मोनोपोली क्रिएट करके रखी है, ठीक है? अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या नौकर हो, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, रॉयल लोग हों या कॉमन लोग हों, है ना, हर कोई जो है वो नमक खाता है। एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग नमक के ऊपर टैक्स लगाना, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही इनह्यूमन है ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना?
तो एंड दिस वाज वन ऑफ द रीज़न, गांधी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि राजद्रोह मेरा एक धर्म है और मैं उसको फॉलो करूँगा। तो अहमदाबाद से गांधी जी निकलते हैं दांडी की तरफ। 12 मार्च 1930 के दिन निकले और वो दांडी पहुंचेंगे 6 अप्रैल 1930 को। वो दांडी के में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पर वो नमक अपनी मुट्ठी में लेंगे और कहेंगे कि मैं ये कानून तोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से पूरे भारत के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरह से पूरे भारत के अंदर जो है सॉल्ट सत्याग्रह की जो है वो शुरुआत हुई। ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था, दिस एक्चुअली स्प्रेड टू ऑल इंडिया बेसिस। वहाँ से ही वी विल फाइंड कि एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी जिसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो नमक का कानून तोड़ा गया, उसका इम्पैक्ट केरला में भी पड़ा, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी और बंगाल में भी और उड़ीसा में भी। जितने भी कोस्टल एरियाज हुआ करते थे सब जगह सॉल्ट मेकिंग बिकेम वन ऑफ द मेजर टूल्स थ्रू विच द प्रोसेशन कैन बी कैरिड आउट एंड द मूवमेंट कैन बी कंटिन्यूड। तो वंस दिस सॉल्ट सत्याग्रह बिकेम पॉपुलर, तो इसके अंदर जो है फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो चेंज होने की भी शुरुआत होगी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी होता है। तो गांधी जी वॉज लाइक कि हम सिविलियन वे के अंदर ही डिसओबे करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम शांति प्रिय रूप से प्रोटेस्ट करेंगे। इसके थ्रू हम बॉयकॉट भी करेंगे, इंस्टीट्यूशन का भी बॉयकॉट होगा, स्कूल्स और कॉलेजेस का भी, फॉरेन गुड्स का भी, है ना। यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा हम पिकेटिंग भी करेंगे। पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि दुकानों के बाहर डेरा तंबू डाल के बैठ जाओ और ऐसा प्रोटेस्ट करो कि वहाँ विदेशी वस्तु और विदेशी दारू की इनफैक्ट कोई भी बिक्री ना हो। ठीक है, किसानों को कहा जाता है आप लोग नो रेवेन्यू कैंपेन चलाओ, है ना, एक भी पैसा आप सरकार को ना दो। स्टूडेंट्स को कहा जाता है आप स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर नहीं जाएंगे। इस बेसिस के रूप में ऑलमोस्ट पूरे भारत के अलग अलग एरियाज़ के अंदर आंदोलन की शुरुआत होगी। बहुत सारे रीजनल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल 1930 में जब ये मूवमेंट की शुरुआत हुई, सरकार को लगा था कि ये मूवमेंट बहुत बढ़ गया है, तो मई महीने के 1930 में, ठीक है, 1930 के मई महीने में जो है सरकार को जब लगा ये काफ़ी बढ़ गया है मूवमेंट, है ना, तो मई 1930 में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम गांधी जी को अरेस्ट करेंगे। सरकार को ऐसा था कि गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद हो सकता है कि मूवमेंट शांत हो जाए, पर अब लोग तैयार थे, गांधी जी ने लोगों को ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। गांधी जी को ये 1928-29 के समय पर जो ब्रेक लेकर के लोगों को तैयार कर रहे थे, उसके पीछे का कारण यही था कि गांधी जी को पता था कि मैं रहूं या ना रहूं आंदोलन चलना चाहिए, है ना। पीपल वर अवेयर अबाउट हाउ टू कंटिन्यू द एजुटेशन। दे ऑल्सो न्यू कि in spite of not presence of Gandhi, we need to continue the non-violence movement in a effective way. So this is how the non-violence movement continued to function from 1930 from May 1930 till the starting period of 1931. ठीक है, तो गवर्नमेंट लॉस्ट ह्यूज रेवेन्यू, देर वर प्रभात फेरीज ऑल ओवर द कंट्री, देर वॉज मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस, है ना। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हुई इस पीरियड में। हमने देखा कि बंगाल में कैसे सूर्य सेन जो है वो चिट्टागोंग आर्मरी रेड करेंगे, है ना। इवन इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहाँ पर पठान कम्युनिटी ने भी विद्रोह करना शुरू किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के रीजन में। वहाँ पर एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था बादशाह खान। ठीक है, इनका नाम था बादशाह खान। बेसिकली इन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करवाया, है ना। इनको खान अब्दुल गफ़र खान भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एक संस्था होती थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, और ये जो खुदाई खिदमतगार थे, इन्होंने ह्यूज अप्रोर क्रिएट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपने रीजन में। तो इसके अलावा हम देखेंगे जंगल के फॉरेस्ट कानूनों का भी विद्रोह किया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि कानून तोड़ना था तो ट्राइबल कम्युनिटी ने कहा कि हम जंगल का कानून तोड़ेंगे। तो 1927 के अंदर फॉरेस्ट एक्ट क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था, विच टुक अवे द राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी।
तो हम देखेंगे इसके अलावा किसानों ने प्रोटेस्ट किया, कहीं कहीं पे नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया। बंगाल के अंदर तो एंटी चौकीदार मूवमेंट की भी शुरुआत हुई। तो एक्चुअली क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चौकीदारों की अपॉइंटमेंट की जाती थी। द चौकीदार वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम, एंड वी विल सी दैट कि लोगों को वहाँ पर चौकीदारों को गांव में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए अपॉइंट किया जाता था। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे ही बंदों को अपॉइंट करके आप मतलब हमसे ही इंटेलिजेंस निकलवाते हो, है ना, हम जो है आपका विरोध करेंगे, है ना, हमारे विरुद्ध आप हमारे लोगों का उपयोग करते हो, हम आपका विरोध करेंगे, हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे टैक्स के रूप में। इसके अलावा हम देखेंगे इन आसाम देयर वाज गवर्नमेंट सर्कुलर विच इज़ कॉल्ड एज कनिंघम सर्कुलर, ठीक है। आसाम में सरकार के द्वारा कनिंघम सर्कुलर लाया गया था। तो इसमें कनिंघम सर्कुलर में कहा गया था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था। इसमें असम के लोगों को कहा गया कि मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहा गया था कि आपको इसमें नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको निकाल दिया जाएगा। तो असम के लोगों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हम हमारे अपने नेशनलिस्ट एजुकेशन बनाएंगे, नेशनलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। तो इस तरह से नेशनल एजुकेशन भी कंटिन्यू रहा इस मूवमेंट के दौरान। इसके अलावा हमें आज के नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी रानी गाइडिनल्यू, ठीक है। रानी गाइ गाइडिनल्यू हमें देखने को मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन द रीजन्स ऑफ मणिपुर एंड द नागालैंड, ओके। तो शी वॉज अ लेडी हु लेड द मूवमेंट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स ओनली, ठीक है, 16 साल की थी ये। तो 16 साल की उम्र में के अंदर ही रानी गाइडेनल्यू ने वहाँ पर एजिटेशन चलाया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग विस्तार में जो है मूवमेंट कंटिन्यूड, है ना। कहीं पे सॉल्ट को लेकर सत्याग्रह हुआ, कहीं पर टैक्सेस को लेकर के, है ना, तो कहीं पर एजुकेशन को लेकर वी विल सी बॉयकॉट मूवमेंट चलता रहा। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि लोग ऑलरेडी भड़के हुए थे। इसी बीच जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, ठीक है। और होता क्या है कि सिविल डिसओबीडियंस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, और इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं था, ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं था डोमिनियन स्टेटस के बारे में। तो इस वजह से लोग फिर और गुस्सा हो गए, और फिर इस वजह से सरकार की हालत और ख़राब होगी, और सरकार ने तात्कालिक रूप में नवंबर दिसंबर 1930 के पीरियड में जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा करवा दी। द गवर्नमेंट वॉज लाइक कि देखो साइमन भले ही कुछ नहीं कह रहा हो, बट वी आर रेडी टू टॉक। बट कांग्रेस ने तो बॉयकॉट करके रखा था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है ना। देर वॉज हार्डली पीपल हु हैड पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द कांग्रेस साइड, क्योंकि सब के सब जेल में थे, है ना। तो भारत के में जो आंदोलन इतनी बड़ी मात्रा में चला, तो क्योंकि इसलिए इरविन को बोला जाता है इंग्लैंड में पीछे सरकार के द्वारा 100-200 ज़्यादा ले ले पर लैंड करवा दे, है ना। तो ऊपर से फिर वहाँ पर राम से मैकडोनल्ड की सरकार का ऑर्डर आया इरविन को कि आप इन कांग्रेस वालों को जिनको आपने जेल में डाला है इनको छोड़ दो। यू लीव दीज पीपल असाइड एंड यू टॉक विद गांधी जी की क्या करना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को छोड़ दिया जनवरी 1931 में, ठीक है। तो जनवरी 1931 में व्हेन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब पहली मीटिंग होती है, तो इसके बाद जो है इरविन और गांधी जी के बीच में बात होनी शुरू होती है। इरविन गांधी टॉक्स अल्टीमेटली जो है वो मार्च 1931 के अंदर इनका कंक्लूजन होगा, और इसी को जो है हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को जो है हम एक और नाम से जानते हैं, वो है गांधी इरविन पैक्ट। किस नाम से? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। तो ये दिल्ली पैक्ट के थ्रू फाइनली डिसाइड किया गया था कि गांधी जी जो हैं वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को टेम्परेरीली सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने का मतलब ये था कि ये एक टेम्परेरी स्टॉप था, और फिर ये भी एग्री किया गया कि गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाएंगे। साथ में गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी के द्वारा कुछ मुद्दे जो लिखे गए थे
पहले उसको उन पर एग्री करेगी। तो दिस इज़ हाउ वी विल सी कि जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था CDM 1.0, ठीक है, वो इट केम टू एन एंड, ओके, या फिर हम कह सकते हैं CDM 1.0 केम टू एन कंक्लूजन। तो ये दिल्ली पैक्ट के थ्रू वी कम टू नो यहाँ पर गांधी जी ने CDM को सस्पेंड किया है, टेम्परेरी हॉल्ट ले लिया है ना। तो गांधी हम देखेंगे 1931 के अक्टूबर महीने के बाद नवंबर तक आते आते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में जो है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस तो एक ही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर ये 3 फेजेस में होती है। पहला फेज़ 1930 में, फिर दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में होगा, ठीक है। तो और कांग्रेस जो है वो सिर्फ सेकंड वाली मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, सेकंड फेज़ वाली मीटिंग में, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि पूरे भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने चर्चा की, है ना, गए, वो पार्टिसिपेट किया, चर्चा की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर मिलता एंड में कुछ नहीं है। तो गांधी जी फिर उसके बाद 1932 में डिसाइड करते हैं कि लेट अस रीस्टार्ट नाउ मूवमेंट, है ना। तो लेट अस नाउ बिगिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0, ठीक है। तो गांधी जी को लग रहा था कि देखो मैं लंदन से वापस आया हूँ, लोगों को फिर से मोटिवेट करूँगा। तो जनवरी 1932 तक आते आते मैं जो है CDM 2.0 की शुरुआत करूँगा। पर उस समय पर भारत में अब जो वॉइस रॉय आ गया था वो था विलिंगडन, ठीक है। तो विलिंगडन कहता है कि तुमको किसने कह दिया मैं तुम्हें आंदोलन करने के लिए अलाउ कर दूंगा, है ना। तुम मेरे साथ बात करने आओ, मैं थोड़ी इरविन हूँ जो बिक जाऊंगा, है ना। क्योंकि इरविन ने जब गांधी जी के साथ पैक्ट किया था ना, तो इरविन की बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई ये गांधी को सब कुछ बेच के आ गया है ना। इरविन की बहुत ही बदनामी हुई थी ब्रिटेन के अंदर भी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के लोग कभी भी स्वीकारते नहीं है कि गांधी जी को इतने सारे इक्वल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ बिठाया जाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की सिचुएशन बहुत ही टेंस हो गई, इरविन को रिप्लेस किया गया और फिर विलिंगडन को भेजा गया। और विलिंगडन ने CDM 2.0 को चालू ही नहीं करने दिया। इवन विद द लॉन्च ऑफ CDM 2.0 विलिंगडन जो है सबको उठवा देता है। तो इसलिए CDM 2.0 जो है वो फेल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे फिर फ्यूचर में 1934 में जा कर के गांधी जी जो है वो CDM 2.0 को ऑफिशियली विड्रॉ करेंगे। ऑफिशियली विड्रॉ करने का मतलब है कांग्रेस ने जो है आधिकारिक विड्रॉ किया था। बट 1932 में ये मर गया था, शुरू होने से पहले ही ये आंदोलन CDM 2.0 ख़त्म हो चुका था। तो नाउ फिर से लेट अस गो बैक टू दिस पार्ट एंड रिवाइज इट अगेन, ठीक है। तो हमने देखा गांधी जी ने 11 पॉइंट्स का लेटर लिखा, सरकार से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इरविन उस टाइम पर हेकड़ी में था कि क्या ही बड़ा कर देंगे। तो गांधी जी को कहा जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा। तो अगर आपको याद हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की मेन बॉडी हुआ करती थी, 15 लोग होते थे इसमें जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ काम करते थे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को कहा कि आप अपने समय से अपने स्थान के ऊपर आंदोलन की शुरुआत करो। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग नमक से स्टार्ट करेंगे, है ना, नमक को सेंटर बनाएंगे हम, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग नमक एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे भारत के लोगों को जोड़ता है। नमक के ऊपर टैक्स लगाना, उसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट करना इनह्यूमन है, ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी जो है दांडी मार्च की शुरुआत करेंगे 12 मार्च को और 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचेंगे। इनके साथ पर लगभग 78 लोग थे इनके साथ, है ना। तो गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, सॉल्ट लॉ के कानून को तोड़ेंगे, फिर ये साबरमती आश्रम को छोड़ देंगे जब ये वहाँ से निकलेंगे। और इनके इस साबरमती आश्रम छोड़ने वाले मूव को नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभनिशीकर्मण। यानी जब बुद्ध ने भी अपना वो घर बार छोड़ा था ना, तो उसको कहा जाता है ये महाभिनिष्क्रमण। तो यही इसी से कंपेयर किया गया है गांधी जी के साबरमती आश्रम को छोड़ने को। क्योंकि जैसे बुद्ध सत्य की शोध में गए थे, वैसे ही गांधी पूर्ण स्वराज की शोध में गए थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी मैं साबरमती नहीं आऊँगा। तो आफ्टर 1930 व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड, गांधी लेफ्ट साबरमती, ही नेवर केम बैक
परमानेंटली टू साबरमती आश्रम, उन्होंने वहाँ रहना बंद कर दिया। अब देखिए सॉल्ट सत्याग्रह भारत के अलग अलग विस्तार में होगा। ये हमें थोड़े बहुत लीडर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन सा लीडर कौन से एरिया में था। तो जैसे केरला में हमें देखने को मिलेंगे के किलप्पन। ओके, के किलप्पन मैंने बताया था आपको कि ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट में लीडर थे, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेंगे सी राजगोपालाचारी, है ना। सी राजगोपालाचारी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। बाकी आंध्र प्रदेश में लोकल लीडर्स ही थे। इसके अलावा राजगोपालाचारी जो हैं वो वर्धनियम करके एक जगह है, वेद्रनियम, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो इस नमक बनाने के लिए इसको फिर वेद्रनियम मार्च के रूप में भी पहचानते हैं। इसके अलावा मैंने बताया मालाबार में हमें के किलप्पन देखने को मिलेंगे। ये के किलप्पन ऑलरेडी सत्याग्रह करके आए थे, है ना। वाईकॉम सत्याग्रह करके आए थे, हम देख चुके हैं। के किलप्पन के अलावा हमें के पी केशवा भी देखने को मिलेंगे। के पी केशवा ने हमने देखा था कैसे इन्होंने जो है गुरुवायूर सत्याग्रह किया था, है ना, के पी केशवा ने। बाकी इस बेसिस के रूप में हमें काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स को हम देखेंगे, काफ़ी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाएगा। नेहरू को अरेस्ट कर दिया जाएगा, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था, है ना। पर कांग्रेस के बाकी लोग काम कर रहे थे लगातार लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी, ठीक है। तो वी विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट विल एमर्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हमने देखा कैसे सूर्य सेन चिट्टागोंग रेड करेंगे, है ना। दूसरा, आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मैंने आपको बताया कि खुदाई खिदमतगार्स वहाँ पर रोल प्ले करेंगे, है ना, पठान कम्युनिटी के। तो अब पठान कम्युनिटी के साथ भी कितना भेदभाव हुआ था उस पीरियड में, मैंने आपको बताया था, है ना, पुरानी क्लासेस में, कि जब ड्यूरेंट लाइन की स्थापना की गई थी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पठानों को आइसोलेट कर दिया गया था। तो इस तरह से हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में बादशाह खान निकल करके आएंगे। इनको खान अब्दुल गफ़र खान भी कहते हैं, है ना। इनकी एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार, है ना। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ओके, तो साथ में ये लोग जो है लाल कलर के कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको जो है रेड शर्ट मूवमेंट के रूप में भी पहचानते हैं। रेड शर्ट मूवमेंट के रूप में भी इनको पहचानते हैं। ओके, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ठीक है। बादशाह खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्योंकि फ्रंटियर गांधी इसलिए क्योंकि ये गांधी जी के शिष्य थे और गांधी जी के जैसे ही इनके विचार थे। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व था और इनकी संस्था बेसिकली वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करवाती है। इनको अनआर्म्ड पठान के रूप में भी कहा गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो हिंसा में नहीं मानते थे। बट फिर इनके लीडर को पकड़ा गया, तो उसके बाद वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में वायलेंस भी हुआ था और काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो बादशाह खान का एक न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था पख्तून। ओके, पख्तून करके इनका न्यूज़पेपर आता था। और 1947 के समय पर बादशाह खान जो है पार्टीशन नहीं चाहते थे। इन्होंने तो कांग्रेस को एक लेटर भी लिखा था कि किन हैवानों के साथ आप लोग हमें छोड़ के जा रहे हो। पर फिर हम देखेंगे भविष्य में पाकिस्तान की सरकार इनको हाउस अरेस्ट पर रखेगी 25-30 सालों तक, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे शोलापुर नाम की जो जगह है, जो कि टेक्सटाइल हब थी उस समय पर, ठीक है। शोलापुर में पैरेलल गवर्नमेंट निकाली गई, है ना। वहाँ पर विद्रोह होता है। विद्रोह होने के बाद वी विल सी कुछ टाउन कुछ देर तक शहरों को अपने हाथ में ले लिया जाएगा। शोलापुर के अंदर टेक्सटाइल वर्कर्स और रेलवे वर्कर्स भी स्ट्राइक करेंगे। बाकी बिहार में एंटी चौकीदार मूवमेंट हुआ करता था, है ना। तो चौकीदार सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे स्पाई के रूप में, है ना, जासूस के रूप में, इसलिए लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। वी विल फाइंड कि राजेंद्र प्रसाद एंड अब्दुल बारी जैसे लोग, उनको भी पकड़ा गया, है ना। और क्योंकि इन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था बिहार में, बंगाल बिहार में, एंटी चौकीदार टैक्स एंड एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स मूवमेंट किया गया था इनके द्वारा। इसके अलावा नो टैक्स मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा हम देखेंगे यूपी में ज़मींदारों के सामने नो रेवेन्यू कैंपेन, नो रेंट कैंपेन चलता है ना। ज़मींदार इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ज़मींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, तो किसानों ने कहा कि हम रेवेन्यू भी नहीं देंगे, रेंट भी नहीं देंगे। और ये रेवेन्यू जो है वो सरकार को जाता था और रेंट जो है वो ज़मींदार को जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत सारी टीन माइंस होती थी, तो उसको लेकर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बॉयकॉट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने बताया कैसे जंगल के कानूनों को डिफाई किया गया, जो कि 1927 में आया हुआ था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज़ के फॉरेस्ट राइट्स को छीन लिया गया था। तो फिर वहाँ पर ट्राइबल लोग जंगल में जाएंगे, वस्तुएं उठाएंगे और जंगल के कानून का विरोध करेंगे। इसके अलावा आसाम में एजुकेशन को लेकर के एक सर्कुलर आया था, जिसको कनिंघम सर्कुलर कहते हैं। ये वो सर्कुलर था जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, तो उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की असम के लोगों ने, जिसे हम कहते हैं कामरूप एकेडमी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी एक लीडर के द्वारा जिनका नाम था कालीचरण सेनगुप्ता। ठीक है, कालीचरण सेनगुप्ता इनका नाम था। ओके, इनकी अध्यक्षता के अंदर कामरूप एकेडमी का निर्माण किया गया। इसके सिवाय मणिपुर, नागालैंड के अंदर मैंने बताया आपको कि रानी गाइडिनल्यू हमें देखने को मिलेंगी। 16 साल की उम्र में ही इनको पकड़ा गया था, है ना। एक्चुअली ये क्रिश्चियन मिशनरीज के सामने आंदोलन कर रही थी। इनका एक पहले भी मूवमेंट था, इसके पहले भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले भी इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उसको कहते हैं हिराका मूवमेंट। ओके, तो आज के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिशनरीज थे वो बहुत सारे आगे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो रानी गाइडन ल्यू का मानना था कि देखो जो हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हमारा खुद का ट्राइबल रिलीजन है, यहाँ पर वेस्टर्नलिज्म भी पॉपुलर है, तो इसलिए इन्होंने उनके अगेंस्ट वो विद्रोह किया था, मिशनरी के अगेंस्ट। तो इनको पकड़ा गया था, है ना, क्योंकि वो पहले से ही बचपन से ही आंदोलन कर रही थी। तो 16 साल की उम्र में ही व्हेन द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट गॉट स्टार्टेड, उनको पकड़ लिया गया था। बाकी फिर हम देखेंगे भविष्य में 1946 के बाद जा कर के उनको रिलीज़ किया गया। नेहरू जी ने उनको रानी का टाइटल दिया था, ओरिजिनल नेम तो इनका सिर्फ नॉर्मली गाइडन ल्यू था। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एक बहुत ही एक ये लैंडमार्क सत्याग्रह था। क्यों इसका मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमें एक लैंडमार्क सत्याग्रह देखने को मिलता है, जिसका नाम था धरसना सत्याग्रह। ठीक है, धरसना सत्याग्रह ये बेसिकली सूरत के पास है, धरसना जगह। ठीक है, वहाँ पे एक नमक की इंडस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, तो गांधी जी के खुद तो गांधी जी जेल में थे, पर उनके फॉलोअर्स बहुत सारे जो थे उस समय पर थे। सरोजिनी नायडू थी, है ना, इमाम साहिब थे, मनीलाल थे, जो मनीलाल तो गांधी जी की संतान ही थे, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उस नमक फैक्ट्री के वहाँ पर जाएंगे और नमक का कानून तोड़ेंगे। फिर पुलिस इनको अरेस्ट करेगी, इनकी पिटाई करेगी। ये लोग जाते थे थोड़ा थोड़ा करके पिटाई खा के वापस आते थे, फिर से थोड़ा मरहम पट्टी करके दोबारा पिटाई खाने चले जाते थे। तो एक दिन में लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की पिटाई हुई थी, उनको मारा गया था, है ना। तो नॉट अ सिंगल स्टोन वॉज थ्रोन टू द पुलिस। तो काफ़ी बड़ी नॉन वायलेंट घटना थी ये। इसके कारण काफ़ी सारे पुलिस वालों का हृदय परिवर्तन भी हुआ था कि हम देखो किसको मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, है ना। इसके कारण नॉन वायलेंस का विचार बहुत ही स्ट्रांग हुआ था। इस समय एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी था जिसका नाम वेब मिलर था। ये भारत में आया होता है 1930 के अंदर। तो ये अपना एक आर्टिकल को लिखता है उस पीरियड में, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आर्टिकल लिखता है, और ये उस आर्टिकल में बताता है कि इन माई 18 years of reporting in 20 countries, during which I have witnessed innumerable civil disturbances, innumerable riots and street fights, I have never witnessed what is happening in India. वो कहते हैं कि इंडिया इज़ द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। सो यू कैन इमेजिन कि पूरी दुनिया में इसकी मैसेज जा रही है कि क्या कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो अलग अलग जगह के ऊपर नमक की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रेड की जाती है, लोग नमक बनाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किया जाता है, लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, थिएटर के थ्रू मैसेज पहुंचाए जाते हैं, गांव गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है।
प्रभात फेरी के रूप में भी निकाली जाती है, प्रभात फेरियाँ, है ना। तो सरकार की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि 1930 के मिड तक आते आते सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ बहुत ज़्यादा, सरकार को इकोनॉमिक लॉस हुआ, इलेक्शंस बॉयकॉट किए गए, है ना, बड़ी मास पार्टिसिपेशन की गई लोगों के द्वारा मार्टी। और तो और एक थोड़ी कमी इसमें जो थी वो पार्टिसिपेशन के मामले में वो ये था कि हमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जब अपनी 14 पॉइंट्स की पिपुड़ी बजाई थी तो मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम लीग ने कहा था कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट मत करना। तो अब देखो वहीं दूसरी तरफ हमें बादशाह खान जैसे नेशनलिस्ट लीडर देखने को मिलते हैं, है ना। उनको तो बादशाह खान को मुस्लिम लीग कहती थी, ये तो काफिर है, ये थोड़ी सच्चा मुसलमान है ना। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम जैसे, सॉरी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लीडर्स को भी मुस्लिम लीग कहते थी कि देखो ये तो कांग्रेस के अंदर गया है, ये सब कन्वर्टेड है, ये थोड़ी सच्चा मुसलमान है ना। तो बाकी इस पीरियड में हम देखेंगे अब सरकार को समझ नहीं आ रहा था अब करें तो करें क्या। अगर सरकार प्रेशर अप्लाई कर रही थी तो कांग्रेस कह रही थी कि देखो हमें मारा जा रहा है। वहीं अगर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही थी तो कांग्रेस कर रही थी देखो क्या उखाड़ लिया सरकार ने, है ना। तो सरकार एक तरह से बैकफुट के ऊपर थी, है ना। हमने देखा फिर इस पीरियड में फिर तब को साइमन की रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में जो है कुछ भी नहीं था डोमिनियन स्टेटस के बारे में। तो इस वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में खतरनाक रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं थी। तो फिर वाइस रॉय जो है तात्कालिक रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सरकार की तरफ से बात करने के लिए लिबरल्स को भेजा जाएगा कि जाओ आप जाके कांग्रेस को समझाइए। तो मदन मोहन मालवीय थे इस पीरियड में, थोड़े मॉडरेट हुआ करते थे वो, है ना। तो वो सरकार की तरफ से बात कर रहे थे। इसके अलावा हम देखेंगे एम एस आर्ने जैसे लोग थे, है ना, एम एस आर्ने, ओके, एम एस आर्ने जैसे लोग थे जो सरकार की तरफ से बात करने के लिए तैयार थे। तो पहली मीटिंग होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया हुआ था, है ना। जो लोग गए थोड़े बहुत, कांग्रेस के नहीं बाकी जो लोग गए फोटो फोटो खिंचा के वापस आ गए। पहली मीटिंग के अंदर तो कोई कंसेंसस उभर के नहीं आया, बस एक प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव में बोल दिया गया कि भविष्य में भारत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, फेडरेशन बनाएंगे और एक लेजिस्लेटिव असेंबली देंगे, पर हुआ कुछ नहीं। बाकी सरकार को समझ में आ गया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो आखिर में परिणाम ये होता है कि गांधी जी को जेल से रिहा किया गया 1931 के एंड तक आते आते। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो कांग्रेस और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को फिर जेल से छोड़ दिया गया। तो 1931 के मार्च तक आते आते इस बीच में एक पैक्ट हुआ जिसे हमने देख लिया, गांधी इरविन पैक्ट, या फिर जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। वहाँ पर वॉइस रॉय इरविन को बोल दिया जाता है, ब्रिटेन में मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये बिक गया है ना, इसने गांधी जी के द्वारा दिए गए कोरे कागज़ के ऊपर साइन कर लिया, है ना। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच जो ये पैक्ट हुआ, इस पैक्ट के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स जो है सरकार के द्वारा स्वीकारे गए थे। जैसे कहा गया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, ऐसे प्रिजनर्स को जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था। जो भी फाइन्स इलीगली कलेक्ट किए गए हैं वो सब वापस कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और तो और जो लैंड सरकार ने एक्वायर की थी, क्योंकि नो रेवेन्यू कैंपेन चला था ना, तो उसमें जो इन्होंने लैंड एक्वायर की थी वो भी वापस दे देंगे। तो सरकार ने ये भी कहा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने नौकरी छोड़ी है, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उनको वापस नौकरी के ऊपर रख लिया जाएगा शांतिप्रिय रूप में, है ना। तो ये सब सरकार के द्वारा प्रोमिस किए गए। और तो और ये भी कहा गया कि जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके पास राइट होगा नमक कलेक्ट करने का और नमक मैन्युफैक्चर करने का, उनके पास राइट होगा। तो इस तरह से गांधी जी ने कोरे पेज के ऊपर इनको जो जो लिख के दिया वो ऑलमोस्ट सभी बातें इन्होंने मान ली। सरकार की तरफ से दो चीज़ें कही जाती है कि एक तो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करो इमीडिएटली, और दूसरा ये कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में तुम पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन आओगे। इसमें ये भी कहा जाता है कि आप जो है वो हमारी वस्तुओं का बॉयकॉट नहीं करेंगे, आप इनफैक्ट बॉयकॉट के प्रस्ताव को भी ड्रॉप करेंगे। इस बेसिस के रूप में गांधी इरविन का पैक्ट होगा और पैक्ट के बाद बहुत सारी चर्चा होगी, ठीक है। गांधी जी के बारे में लोग फिर से कहेंगे गांधी जी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, रातों रात उसको स्टॉप करवा दिया। वंस अगेन दिस क्वेश्चन केम,
इज गांधी एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ये प्रश्न आया काफ़ी सारे लोगों को के मन में। तो काफ़ी लोगों का इसमें यह मानना है कि दिल्ली पैक्ट एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इट वाज अ रिट्रीट बाय द कांग्रेस, कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए था, है ना। क्योंकि सीडीएम जो है वो अपनी पीक के ऊपर था, आपने रातों रात उसको ख़त्म कर दिया। इतनी एनर्जी के साथ लोग जुड़े थे, है ना। जैसे आपने चौरी चौरा में किया था वैसा ही आपने यहाँ पे भी कर दिया। आप अल्टीमेटली एक एजेंट के रूप में, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हो, है ना। इनफैक्ट आपने जितने प्रिजनर्स थे आपने सबको नहीं छुड़वाया, आपने सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ही आप छुड़वा पाए। आपने भगत सिंह और बाकी रेवोल्यूशनरीज को तो छुड़वाया ही नहीं, है ना। बट वहीं दूसरे लोग वो कहेंगे कि नहीं देखो ये कोई रिट्रीट नहीं था, क्योंकि सीडीएम को चालू किए हुए ऑलमोस्ट 10 महीने के आसपास हो गए थे, तो लोगों की एनर्जी कम हो रही थी। वी विल ऑल्सो फाइंड कि सीडीएम को चालू करने के बाद लोगों की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी। दूसरी बात ये भी थी कि अब सरकार और गांधी जी जो हैं इस बार वो इक्वल फुटिंग के ऊपर आ चुके थे, है ना। जो कांग्रेस को ये लोग पहले माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कह रहे थे, इसको फेलियर कह रहे थे, अब उसी कांग्रेस को इन्होंने अपनी बराबरी पर बिठाया था। और अंग्रेज़ पैसे भी वापस कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरियां भी वापस कर रहे थे लोगों की, है ना। तो इस बेसिस के रूप में गांधी इरविन पैक्ट को हम गलती नहीं कह सकते हैं। कोई भी मास मूवमेंट शॉर्ट लिव्ड होता है, लोगों की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और गांधी जी को पता था कि जेल में रहकर वो एक लिमिट से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी सवाल था कि मैक्सिमम लीडरशिप तो जेल में थी, और लीडरशिप के बिना 6-8 महीना तो चल पड़ेगा, पर एक लॉन्ग टर्म में मूवमेंट नहीं चल पाएगा बिना लीडरशिप के। तो ये सब पॉइंट थे। इसके अलावा हम देखेंगे, हमने देखा कि जो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये पैक्ट हुआ था आपका 5 मार्च 1931 के दिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ओके, हमने देखा फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। और उसके बाद जो है 31 मार्च 1931 के दिन जो है कांग्रेस जो है वो कराची के अंदर मिलती है, कांग्रेस मीट्स इन कराची। और क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ नहीं है, सेकंड वाला वो अभी होना है इसके बाद, ठीक है। कांग्रेस कराची में मिलती है, और यहाँ पर जो है अध्यक्ष बनेंगे आपके पटेल, ठीक है। इसके अलावा इस दिन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि स्वराज क्या होगा उसकी व्याख्या दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी यहाँ पर हाईलाइट किया था कि दिस इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग फॉर इंडिया। तो कांग्रेस के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए थे, 5-6 पॉइंट्स पास किए गए थे, है ना। इसमें बोला गया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जिस तरह से उनको जो फांसी लगी है उससे कांग्रेस जो है बहुत दुखी है। कांग्रेस उनकी ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को एडमायर करती है, पर यह भी कहती है कि इनके द्वारा जो हिंसा हुई थी उसका हम जो है समर्थन नहीं करते हैं। तो ये कांग्रेस ने 1931 में ही कराची में दिल्ली पैक्ट को एंडोर्स किया था कि ये मानते हैं कि गांधी जी के द्वारा ये इरविन के साथ किया गया पैक्ट गांधी जी ने सही किया। तो कांग्रेस ने ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज़ किया। 2 प्रस्ताव पास किए गए यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में। पहली बार बोला गया कि स्वराज क्या होगा, है ना। अभी तक जो है स्वराज को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी। तो 1931 में हमको ये पता चल रहा है कि कराची कांग्रेस के अंदर स्वराज की डेफिनेशन डिफाइन की गई। तो इसमें इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक प्रोग्राम के थ्रू स्वराज को डिफाइन किया गया, फंडामेंटल राइट के थ्रू स्वराज को डिफाइन किया गया, और बोला गया कि भारत के लिए स्वराज कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। ये प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किए गए थे, है ना। और कांग्रेस अध्यक्ष जो है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये पहली और आखिरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा इसमें ये प्रस्ताव किया गया था कि जो नेहरू कमेटी के प्रस्ताव थे वही सब बातें ऑलमोस्ट लिखी गई थी, है ना। कि सेकुलरिज्म होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा सबको, है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा इसके। तो ये सब प्रस्ताव जो हैं हम देखेंगे भविष्य में अल्टीमेटली भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में उसको पास करेंगे, ठीक है। इसमें ही हमने बताया कि इकोनॉमिक स्वराज भी लेकर के आएंगे, रेवेन्यू और रेंट को ख़त्म करेंगे, एग्रीकल्चर डेप्ट से रिलीफ देंगे, है ना। मनी लेंडर्स जो किसानों का शोषण कर रहे हैं उससे मुक्ति देंगे,
हम जो है वर्कर्स के लिए अच्छा काम करेंगे, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे और इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्टेट ओनरशिप के अंडर में लाएंगे। तो राइट टू फॉर्म्स यूनियन बनाएंगे हम, है ना। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कॉमन पीजेंट था उसको कांग्रेस की अनाउंसमेंट के बाद लग रहा था कि कांग्रेस तो ने तो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश ही नहीं किया, है ना। अगर यहाँ पर कांग्रेस को कुछ बड़ा ही करना था तो आप ये बता सकते थे कि भविष्य में आप ये ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करोगे। वहीं हम देखेंगे ज़मींदारों को लग रहा था कि कांग्रेस ने तो किसानों के लिए कुछ ज़्यादा ही मुद्दा उठा दिया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। एक तरफ और हम देखेंगे मनी लेंडर्स को लग रहा था कि कांग्रेस इनके लिए कुछ नहीं कर रही, इनके इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रही। और वहीं हम और देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इस समय हमने देखा फिक्की जैसी संस्थाएं उभर के आई थी 1927 के अंदर, है ना। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि अब तक कांग्रेस के काफ़ी बड़े सपोर्टर्स थे, है ना, उनकी फंडिंग करते थे कांग्रेस को, है ना। तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस तो स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेगी, कांग्रेस तो पीएसयू बनाएगी। तो फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्योगपति थे वो क्या कहेंगे कि हम आपको फंडिंग देते हैं और हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं, और कल आप उठ के कह रहे हो कि आज़ादी मिलने के बाद आप हमारी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दोगे, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कांग्रेस का जो सोशल बेस सपोर्ट करने वाला था, जो पीजेंट था या हम कह सकते हैं जो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, उनको ये इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम हुई, है ना। ज़मींदार उनको डर लग रहा था, वर्कर्स को डर लग रहा था, है ना। कांग्रेस को वर्कर्स को लग रहा था कि कांग्रेस तो कैपिटलिस्ट क्लास की बॉडी है ना। सो नो वन वॉज एक्चुअली हैप्पी, है ना, नो वन वॉज ट्रस्टिंग कांग्रेस आफ्टर द कराची सेशन वॉज पास्ड। तो कराची सेशन में स्वराज कैसा होगा उसको लेके बेसिकली बात तो की गई, बट द इशू वॉज पीपल वर लाइक कि चलो चलो अब देखते हैं स्वराज मिलेगा तो कांग्रेस क्या करेगी, है ना। तो कांग्रेस का कराची वाला सेशन हुआ 1931 में। उसके बाद अक्टूबर 1931 तक आते आते गांधी जी लंदन जा रहे होते हैं, पर लोगों ने कहा देखो कुछ नहीं होगा वहाँ जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के। खैर गांधी जी लंदन गए, उनकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर थी ब्रिटेन के अंदर भी। ब्रिटेन में रानी उनको मिलने के लिए बुलाती है, पर गांधी जी कहेंगे मैं तो फ़कीर की तरह ही आऊँगा, है ना। पर ये चीज़ प्रोटोकॉल के अगेंस्ट थी, तो देन यू विल फाइंड कि गांधी जी रानी से नहीं मिल पाए। खैर गांधी जी ने वहाँ पर डिस्कशन किया कांग्रेस की तरफ से, है ना। और भी लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना, जैसे कि अंबेडकर तीनों की तीनों मीटिंग में गए होते हैं। गांधी जी के साथ मीरा बहन थी, सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा बाकी आपको रजवाड़ों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, है ना, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो गांधी जी ने सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड की। उसके बाद जब वो करके वापस आए उनको समझ में आ गया कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस पीरियड में माइनॉरिटी को वीटो चाहिए थी, मुस्लिम लीग जो है वीटो की डिमांड कर रही थी, है ना। मुस्लिम वहीं गांधी जी कह रहे हैं कि देखो वी रिप्रेजेंट 85% ऑफ द पॉपुलेशन, हम वीटो नहीं मांग रहे तो तुमको कैसे मिलेगा, है ना। यू वांट वीटो इन द नेम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो गांधी जी जब लंदन से वापस आ गए, 2-4 महीना ऐसे ही रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम CDM 2.0 यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 की शुरुआत करेंगे। पर अब कहानी बदल जाती है, इस समय वॉइस रॉय जो था वो था विलिंगडन, ठीक है। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ उस समय इरविन को तो क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इरविन तो है गांधी से हिप्नोटाइज हो चुका है। पर अब जो है विलिंगडन जो नया वॉइस रॉय था, उसको एक्सपीरियंस था ऑलरेडी दिल्ली पैक्ट का, उसने कहा कि भाई कांग्रेस को मैं मूवमेंट चलाने के लिए मौका ही नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इनको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दूंगा, वरना ये लोग सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसको पता था कि इसको कांग्रेस को कंसोलिडेट करने के लिए ही अलाउ नहीं करना है। तो इस बेसिस के रूप में CDM 2.0 लॉन्च होने से पहले ही वॉइस रॉय विलिंगडन कहता है कि मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा, मैं तुमको टेम्पो बिल्डअप ही नहीं करने दूंगा, मुझे कांग्रेस की गुडविल जो है वो चाहिए ही नहीं। उसका ये मानना था कि कोई भी प्रकार का आंदोलन को वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ उसने दिल्ली पैक्ट से सीख ली थी। तो गांधी जी वापस आके CDM 2.0 को लॉन्च करेंगे, उससे पहले वी कम टू नो दैट कि CDM 2.0 को बैन कर दिया गया, रातों रात सबको उठा दिया गया। तो फिर अब हम देखेंगे 1934 में गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0 को ऑफिशियली विड्रॉ करेंगे, बट इसके पहले ही CDM जो है वो ख़त्म हो चुका था। 1931 में जब CDM 2.0 ख़त्म होने की कगार के ऊपर आ ही गया था, है ना,
तो सितंबर 1932 तक आते आते ब्रिटेन की सरकार ने उस पीरियड में कम्युनल अवार्ड को भी डिक्लेयर कर लिया था, है ना। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या है, तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स किन किन लोगों को दिए गए थे, है ना। मुस्लिम लीग को 1909 में दिए गए थे, और 1919 तक आते आते पारसी, सिख, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस को दिए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और फिर जो है अब 1932 में इन्होंने प्रपोज किया कि अब तो ये डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। डिप्रेस्ड क्लासेस यानी आज के जो दलित लोग हैं, जिसको गांधी जी ने हरिजन वर्ग भी कहा है ना। तो बिकॉज बाबा साहेब वॉज मीटिंग द गवर्नमेंट रेगुलरली, तो इन्होंने डिमांड की थी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए। सरकार ने जब इसकी घोषणा की तो गांधी जी को पता चला कि भाई साहब ये तो गलत हो गया। तो अब गांधी जी उस पीरियड में जेल थे, येरावाड़ा में, है ना। येरावाड़ा पूना के अंदर है। तो गांधी जी को जेल के अंदर ये पता चला कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर ये होता है तो उसका मतलब है कि विद इन हिंदू कम्युनिटी आप यहाँ पे एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो और डिवाइड एंड रूल कर रहे हो। तो गांधी ऑलरेडी जो है, जिन्होंने 1909 और 1919 से अपना लेसन सीख लिया था, ठीक है, कि ये लोग जो है भारतीय समाज को तोड़ेंगे और डिवीजन क्रिएट करवाएंगे, और इससे जो है मूवमेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी जी कहते हैं मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। गांधी जी जेल में बैठ के फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं। तो अब जो है बाबा साहिब के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। बाबा साहिब रियलाइज कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरा का पूरा किया कराए पे पानी चला जाएगा। आखिर में गांधी जी और बाबा साहिब के बीच में डिस्कशन होने शुरू हुए। तो इन दोनों के डिस्कशन के बीच में जो मेडिएटर थे वो थे मदन मोहन मालवीय, और दूसरे थे एक दलित कम्युनिटी के लीडर थे जिनका नाम था एमसी राजा। तो एमसी राजा बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, है ना। इसके अलावा एक और लीडर थे ठक्कर बापा, ठीक है। ठक्कर बापा वॉज फ्रॉम गुजरात ओनली, ओके। तो इन सब ने मेडिएटर के रूप में काम किया और गांधी जी को जेल में बिठा के और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ डिस्कशन की, और फाइनली सितंबर 1932 में इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। क्योंकि गांधी जी पूना जेल के अंदर हुआ करते थे, येरावाड़ा के अंदर। इसी को हम गांधी अम्बेडकर पैक्ट के रूप में भी पहचानते हैं, है ना। जिसमें बोला गया कि देखो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते, पर सीट्स को हम लोग जो है वो रिजर्व कर देंगे, ठीक है। सीट्स को रिजर्व करना यानी वोटिंग सबके लिए ओपन होगी, जैसे कि आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपको पता ही होगा कि सीट्स रिजर्व होती हैं, बट वोटिंग इज़ अलाउड फॉर एवरी कम्युनिटी। तो फिर जो है इसको सरकार ने भी मान लिया, क्योंकि सरकार के ऊपर भी बहुत प्रेशर था उस समय पर। क्योंकि अगर सरकार नहीं मानेगी तो गांधी जी अगर हड़ताल के ऊपर चले गए और मर गए तो फिर कोई ना कोई बड़ा हंगामा हो सकता है। तो इसलिए सरकार भी पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। और एक्सेप्ट करके रेमन रामसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड में अमेंडमेंट ले आती है। तो इस तरह से हम देखेंगे अम्बेडकर पहले तो मना कर रहे थे, बट बाद में अम्बेडकर रियलाइज कि ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर गांधी जी की मृत्यु हो गई तो, क्योंकि वो तो भूख हड़ताल पे चले गए थे, है ना। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो अगर ऐसा हुआ तो इशू क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से अम्बेडकर भी मान गए, इस बात पर मान गए कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएँ। तो इस तरह से हम देखेंगे सेंट्रल असेंबली के जो सांसद हुआ करते थे उसमें 18% सीट्स रिज़र्व की गई थी, ये पूना पैक्ट के थ्रू रिज़र्व की गई थी। पूना पैक्ट जो है बेसिकली CDM 2.0 के बैकग्राउंड में होता है, पर हमने देखा कि CDM 2.0 ज़्यादा चल नहीं पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं CDM की वीकनेसेस क्या थी, तो CDM बहुत बढ़िया मूवमेंट था। ये फेल होता है जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है। ये फेल होता है जब 1931 में इन्होंने कराची कांग्रेस में बताया कि ये क्या क्या करने वाले हैं, तो उससे भी बहुत लोग नाराज़ थे। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे, और कराची कांग्रेस के बाद तो इनका सोशल बेस ही चला गया था। दूसरा इसके अलावा ये भी था कि लोगों की एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी थी, ज़्यादातर लोग सेकंड फेज़ में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। देवर ऑफ द ओपिनियन कि ये जो सेकंड फेज़ लॉन्च किया गया है ये लंदन जाके किया है, गांधी इरविन पैक्ट बेसिकली लोगों को बहुत ही सही नहीं लगा था, क्योंकि एकदम से इसके द्वारा मूवमेंट को रोका गया था। इसके अलावा इसमें हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स स्टे अवे बिकॉज मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो हम कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वीकनेस के रूप में थे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।